नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम है आदर्श मौर्य। मैं आज आप सभी को पढ़ने जा रहा हूं चैप्टर 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं पराक्रम के बारे में। हम लोग इस चैप्टर में जिन जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आप लोग इस स्लाइड से देख के पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर की नोट चाहिए तो आप हमारी ऐप साइंस मिला प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे ना मिस हो सके। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। परिचय एवं अर्थ। जैव प्रौद्योगिकी शब्द जीव विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी शब्दों के सम्मेलन से बना है। तो जैव प्रौद्योगिकी में हम लोग दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि इन दोनों शब्दों के संयोजन से क्या बना हुआ है, जैव प्रौद्योगिकी बना हुआ है। इस चैप्टर में हम लोग यही सब पढ़ने वाले हैं कि हम लोग जीव विज्ञान में कैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। प्रारंभ में जैविक प्रक्रियाओं द्वारा मानव के लिए उपयोगी उत्पादों या पराक्रमों के विकास को जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता था। प्रारंभ में कहने का मतलब है बहुत पहले स्टार्टिंग में जो जैविक प्रक्रियाएं थी, जो मानव द्वारा क्या कहते हैं उपयोगी उत्पाद हम लोग प्राप्त करते थे, जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा, मानव कल्याण सूक्ष्म जीव, ठीक ना। पराक्रमों के विकास कहने का मतलब है जो प्रक्रियाएं होती है उनका विकास कैसे किया गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक ना। इसे प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी कि जो ये जैव प्रौद्योगिकी तकनीक थी ये बहुत पहले इस्तेमाल की जाती थी। जैसे उदाहरण के लिए सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं द्वारा सिरका, दही, शराब को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अल्कोहल, व डबल रोटी आदि का निर्माण। सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं द्वारा हम लोग सिरका, दही, शराब व डबल रोटी का क्या करते थे, निर्माण करते थे। ये किसके अंतर्गत आता है, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ये आता है। वर्तमान समय में पुनर्योगज डीएनए तकनीक के प्रयोग द्वारा जीवों में बहुमूल क्षमताओं के विकास को नवीन जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। वर्तमान कहने का मतलब है जो अभी का समय चल रहा है, हम लोग इसमें क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम लोग जीवों के अंदर बहुमूल क्षमताओं का क्या कर सकते हैं, विकास करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवीन जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक ना। अभी हम लोग आने वाली स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या होती है। इसके बारे में हम लोग अभी और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग आगे पढ़ते हैं। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक ना। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, GENE होगा यहाँ पे, ठीक ना, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, GMO, द्वारा मानव के लिए उपयोगी उत्पादों का अधिक मात्रा में उत्पादन करना ही नवीन जैव प्रौद्योगिकी है, ठीक ना। तो नवीन जैव प्रौद्योगिकी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो जीव होता है उसे हम लोग क्या कर देते हैं, आनुवांशिक स्तर पर क्या कर देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं, ठीक ना। जो कि मनुष्य के लिए क्या हो जाता है, बहुत उपयोगी हो जाता है और उससे जो उत्पाद प्राप्त होता है वो बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त होता है। जैसे कि हम लोग उदाहरण के तौर पर समझते हैं, ये हमारी जो फसल थी ये पहले प्राप्त होती है, ठीक ना। इसको जब हम लोगों ने आनुवांशिक रूप से रूपांतरित कर दिया, ठीक ना, जिसको शॉर्ट में हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं GMO, तो ये फसल कुछ इस प्रकार की हम लोगों को मिलने लगी। तो ये इससे ज़्यादा उपयोगी है इस फसल से, और क्या कहते हैं, ये अधिक मात्रा में हमको क्या होगी, प्राप्त होगी, ठीक ना। ये पौधों के केस में भी होता है और ये मनुष्यों के केस में भी यूज होता है। इसमें पात्र निषेचन द्वारा परख नली शिशु निर्माण, इसको हम लोगों ने चैप्टर 4 में बहुत डिटेल में पढ़ा था। पात्र निषेचन कहने का मतलब हम लोग एक पात्र में शुक्राणु लेते हैं और अंडाणु लेते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, निषेचित करके इसे क्या कहते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं जाके जो हमारा गर्भ होता है, ठीक ना, जिसके कारण क्या होता है, शिशु निर्माण होता है, ठीक। इसको हम लोगों ने चैप्टर 4 में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखिए, वहाँ पे इसका पूरा एक प्रोसेस है जो कि आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। जीन संश्लेषण, यानी किसी व्यक्ति के अंदर कोई जीन नहीं काम कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस विधि द्वारा हम लोग बना सकते हैं। इसके अंतर्गत जीन थेरेपी व डीएनए टीका निर्माण आदि भी क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। तो ये सब क्या हमारा नवीन जैव प्रौद्योगिकी के उदाहरण हैं, ठीक। अब हम लोग जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। उत्पाद व सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान एवं जीवों, कोशिकाओं एवं उनके भागों तथा आणविक प्रतिरूपों के समायोजन को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। या EFB के अनुसार, जिसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आनुवांशिकी एवं रसायन अभियांत्रिकी के तकनीकी ज्ञान के एकात्मक सघन उपयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो ये जो परिभाषा दी गई है ये क्या कहते हैं, EFB के अनुसार दी गई है, ठीक ना, जिसका फुल फॉर्म हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो इनके अनुसार क्या कहते हैं, ये परिभाषा है। अगर नॉर्मल परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं तो ये जैव प्रौद्योगिकी, ये नॉर्मल परिभाषा है, ठीक ना।
जीव विज्ञान की प्रौद्योगिकी का मानव सेवा के लिए उपयोग करने को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक ना। अगर जीव विज्ञान को हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ यानी प्रौद्योगिकी के साथ मानव सेवा के लिए उपयोग करते हैं तो ये भी एक परिभाषा होती है जैव प्रौद्योगिकी की, जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा। इस अध्याय में जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों, साधनों एवं प्रक्रियाओं का विस्तार से अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है, ठीक ना। तो इस चैप्टर में हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के अलग अलग सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना, और अलग अलग साधनों के बारे में और अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बहुत ही डिटेल में पढ़े हैं निम्न शीर्षकों के अंदर, जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित तकनीकों का प्रमुख योगदान रहा है। पहली तकनीक क्या है हमारी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसे इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का जनक पॉल बर्ग को माना जाता है। जो आप ये साइंटिस्ट देख रहे हैं ये कौन है, पॉल बर्ग हैं, ठीक ना। तो ये क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक हैं। जीवों में वांछित लक्षण प्रारूप प्राप्त करने के लिए आनुवांशिक पदार्थ में क्या क्या, जीन या डीएनए खंड को जोड़ने, हटाने या ठीक करने को आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। इसे टेलरिंग ऑफ डीएनए भी कहा जाता है, ठीक ना। तो इसे इंग्लिश हम लोग क्या कहते हैं, टेलरिंग ऑफ डीएनए भी कहते हैं। यानी कि जो इसे टेलर होता है, कपड़े को काटता है, हटाता है, ठीक है, या फिर कपड़े को ठीक करता है, ठीक ना। तो इसी तरीके से क्या कहते हैं, अगर हम लोग डीएनए को क्या कहते हैं, उसको जोड़ते हैं, काटते हैं या फिर हटाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेलरिंग ऑफ डीएनए कहते हैं। वांछित लक्षण प्रारूप कहने का मतलब है यहाँ पे ऐसे लक्षण जो क्या कहते हैं बहुत ही उपयोगी होते हैं मनुष्य के लिए या फिर पौधों के लिए, ठीक ना। तो ऐसे लक्षणों को हम लोग क्या बोलते हैं, वांछित लक्षण, या फिर जो लक्षण हमको किसी जीव में चाहिए हो या फिर ठीक करना हो या फिर जो हटाना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वांछित लक्षण प्रारूप कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है, रासायनिक अभियांत्रिकी, जिसे इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग। इसके अंतर्गत रोगाणु रहित वातावरण में केवल वांछित सूक्ष्मजीवों या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की वृद्धि करवाकर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे एंटीबायोटिक, टीके एवं एंजाइम आदि प्राप्त किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, रोगाणु रहित यानी कि रोगाणु न रहे ऐसे वातावरण में उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोगाणु रहित वातावरण कहते हैं। उसमें केवल क्या कहते हैं, वांछित सूक्ष्मजीव यानी कि जो सूक्ष्मजीव हमको चाहिए, या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक ना। सूक्ष्मजीव के अंतर्गत कौन सी कोशिकाएं आती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका आती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहने का मतलब है इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक ना। तो इनकी हम लोग क्या करते हैं, अधिक मात्रा में वृद्धि करवाकर जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद को प्राप्त करते हैं। जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद कौन कौन से, एंटीबायोटिक, टीके एवं फिर एंजाइम को हम लोग क्या करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी के अंदर क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इस चैप्टर में कुछ चीज़ें आपको बार बार देखने को मिलेगी, जैसे कि पुनर्योगज डीएनए, ठीक ना, बाहरी डीएनए, वांछित जीन, विदेशी डीएनए, ठीक ना। और इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को आगे आने वाली स्लाइडों में पहले से थोड़ा सा पता होना चाहिए, तब आपको ये चैप्टर थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि है क्या ये। यहाँ पे दो डायग्राम दिए गए हैं। ये पहला डायग्राम हमारी एनसीईआरटी किताब का है और दूसरा मैंने एक इंटरनेट से डाउनलोड किया है ताकि चीज़ें आपको और डिटेल में और अच्छे से समझ में आ जाएँ, ठीक ना। यहाँ पे एनसीईआरटी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाहरी डीएनए कहते हैं, ठीक ना। तो बाहरी डीएनए ये कहीं बाहर से थोड़ी आया है, ठीक ना। ये किसी पौधे का होगा या फिर किसी जानवर का होगा या फिर किसी मनुष्य का होगा, ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाहरी डीएनए, ठीक ना। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वांछित जीन बोल सकते हैं या फिर वांछित डीएनए भी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विदेशी डीएनए कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे डीएनए कुछ ऐसा बना हुआ है और डीएनए एक्चुअली में कुछ ऐसा दिखता है, यानी कि ये दोनों डीएनए ही हैं, ठीक ना। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो डीएनए हम लोगों को बहुत ही उपयोगी होता है या फिर बहुत काम का होता है, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वांछित डीएनए कहते हैं, ठीक ना। या फिर हमारे इच्छा के अनुसार जो डीएनए होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विदेशी डीएनए बोलते हैं या फिर बाहरी डीएनए। ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक ही हैं, ठीक। और दूसरा हमारा क्या होता है, संवाहक डीएनए, ठीक ना। संवाहक को हम लोग वाहक डीएनए भी कहते हैं, ठीक ना। और संवाहक डीएनए क्या होता है, हमारा प्लाज्मिड। तो संवाहक डीएनए का नाम क्या होता है, हमारा प्लाज्मिड। जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं, ठीक ना। और जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो कैसा होता है, गोला सा होता है, यानी कि वलयाकार होता है, ठीक ना। तो उस डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए कहाँ पाया जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया, फिर जो भी बैक्टीरिया का डीएनए होता है, ठीक ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं, ठीक ना। और प्लाज्मिक डीएनए कैसा होता है, सर्कल होता है, ठीक ना, यानी कि गोलाकार में होता है या फिर वलयाकार होता है। आप ये बात ध्यान रखेंगे। अब क्या करते हैं, हम दोनों ही डीएनए को क्या करते हैं, एक प्रतिबंधन एंजाइम होता है, ठीक ना। एनसीईआरटी में आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा
बाहरी डीएनए व संवाहक डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटता है। प्रतिबंधन एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, आणविक कैंची बोलते हैं, ठीक ना। जैसे कि टेलर क्या कहते हैं, नॉर्मल कैंची से कपड़ा काटता है, ठीक ना। हम लोगों को डीएनए को काटना हो तो हम लोगों को किसकी ज़रूरत होगी, प्रतिबंधन एंजाइम की ज़रूरत होगी, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, आम बोलचाल भाषा में इसे हम लोग आणविक कैंची कहते हैं, ठीक ना। यानी कि डीएनए के अणुओं को क्या करता है, कट करता है, ठीक ना। इसे क्या करता है, कट करता है, ठीक। तो जो ये बाहरी डीएनए, इसको क्या करते हैं हम लोग आणविक कैंची से काट देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक ना। आणविक कैंची से हम लोगों ने क्या किया, काट लिया, ठीक ना। और दोनों डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, एक ही आणविक कैंची से काटते हैं और कुछ विशेष जगहों पे काटते हैं। इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि वो कौन सी विशेष जगह है जहाँ पे इनको हम लोग काटते हैं, ठीक ना। तो दोनों डीएनए को क्या करते हैं हम लोग, एक ही प्रतिबंधन एंजाइम से क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये काट लिया और यहाँ पे ये हम लोगों ने क्या किया, काट लिया, ठीक ना। और काटने के बाद क्या करते हैं, ये डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, इस डीएनए के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक ना। यानी कि ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड डीएनए जो बैक्टीरिया का है, ठीक ना। और ये जो डीएनए हमारा क्या है, वांछित डीएनए, यानी कि अब किसी पौधे का हो सकता है, किसी मनुष्य का हो सकता है या किसी जानवर का हो सकता है, ठीक ना। तो इन दोनों डीएनए को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक ना। जोड़ने के लिए हम लोग किस एंजाइम का उपयोग करते हैं, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, लाइगेज बोलते हैं, ठीक ना। तो ये क्या करता है, बाहरी डीएनए और क्या करता है, जो प्लाज्मिड डीएनए, इसको क्या कर देता है, जोड़ देता है, ठीक ना। और इसी डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्युगज डीएनए कहते हैं, ठीक ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विजातीय डीएनए खंड बोलते हैं, क्योंकि इसमें इसके डीएनए के अलावा क्या कहते हैं, एक और किसी जाति का डीएनए इसमें जुड़ा होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विजातीय डीएनए खंड बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, एलियन डीएनए भी कहते हैं, ठीक ना। और हिंदी में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, पुनर्युगज डीएनए कहते हैं, ठीक ना। तो जो ये डीएनए का निर्माण हुआ, इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्युगज डीएनए कहते हैं, ठीक। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं परपोषी कोशिका, जो कि हमारी क्या होती है, ई कोलाई, ठीक ना। तो ई कोलाई के अंदर इस डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं। तो जैसे जैसे ई कोलाई की कोशिका विभाजित होगी, वैसे वैसे हम लोगों को क्या कहते हैं, जो ये हमारा जो ये डीएनए वो भी क्या हो जाएगा, डिवाइड होता जाएगा और इसकी संख्या में क्या होती जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक ना। तो इस डीएनए को हम लोग ज़्यादा मात्रा में क्या कर सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे भी डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक ना। ये हमारा क्या है, बाहरी डीएनए है, ठीक ना। बाहरी डीएनए को हम लोग विदेशी डीएनए भी कहते हैं, या फिर वांछित जीन भी कहते हैं, ठीक ना। या फिर जो जीन हमको चाहिए होता है, ठीक ना। और ये हमारा क्या है, परपोषी जीव, यानी कि बैक्टीरिया या फिर जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, ई कोलाई होता है, ठीक ना। इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मिड डीएनए होता है, यानी कि जो डीएनए सर्कुलर में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं, ठीक ना। इसी को हम लोग वाहक डीएनए बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग संवाहक डीएनए भी बोलते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आणविक कैंची, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटते हैं दोनों डीएनए को, ठीक ना। तो डीएनए पे काटने के बाद कुछ ऐसे एंड दोनों में मिल जाते हैं, ठीक ना। यानी कि यहाँ से काटे हम लोग इस डीएनए को और इसको हम लोग बीच से कहीं से भी काट लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे दो चिपचिपे सिरे मिलते हैं, ठीक ना। और इन चिपचिपे सिरे को हम लोग क्या करते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद जो डीएनए हमको प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्युगज डीएनए बोलते हैं, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्युगज तकनीक भी कहते हैं। और इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, ठीक ना। इसके और भी नाम है, जैसे कि विजातीय डीएनए खंड, यानी कि यहाँ पे दूसरी जाति का डीएनए खंड जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है विजातीय डीएनए खंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलियन डीएनए भी कहते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग परपोषी कोशिका, जो कि ई कोलाई की कोशिका होती है या फिर बैक्टीरिया की कोशिका होती है, इसमें हम लोग इसको ट्रांसफ़र करते हैं और इसका क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। यानी कि जो ये जीन होता है, ठीक ना, या फिर जो उच्चतम जीन होता है, ठीक ना, यानी कि ये जीन क्या होता है, पौधों के लिए या फिर मनुष्यों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, ठीक ना। तो इस जीन का हम लोग क्या कर लेते हैं, या फिर इस डीएनए का हम लोग क्या करते हैं, गुणन करते हैं, या फिर इनकी संख्या को हम लोग ज़्यादा मात्रा में क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस विधि को हम लोग क्या करते हैं, अपनाते हैं। अगर इस विधि को अगर हम लोग मनुष्यों में करें तो मनुष्य की कोशिका क्या कहते हैं, बहुत देर में डिवाइड होती है, और जो बैक्टीरिया की कोशिका होती है वो बहुत तेज़ी से डिवाइड होती है, ठीक ना। तो बैक्टीरिया ये पहचान नहीं पाता है कि ये मेरी कोशिका है कि क्या कहते हैं दूसरी कोशिका इसमें लगी है, तो ये क्या करता है, डिवीज़न करता है। डिवीज़न करने के साथ साथ जो ये वांछित डीएनए है या फिर जो विदेशी डीएनए है, इसको भी क्या कर देता है, इसका भी गुणन करने लगता है, ठीक ना। तो इस प्रक्रिया से हम लोग बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादों का प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों को अगर किसी चीज़ की वैक्सीन चाहिए, ठीक ना, या फिर कोई भी चीज़ चाहिए, उसे हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आगे स्लाइड में आपको इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक ना, कि ये विदेशी डीएनए क्या होता है, वांछित जीन क्या होता है, बाहरी डीएनए क्या होता है, पुनर्युगज क्या होता है, ठीक ना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको एक बार ज़रूर से पढ़िए, आप याद कर लीजिए इन चीज़ों को, क्योंकि आगे आने वाली स्लाइडों में ये बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है।
क्योंकि पूरा चैप्टर का जो बेस है इसी पे टिका हुआ है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब हम जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत में आगे बढ़ेंगे। अलैंगिक जनन द्वारा आनुवंशिक सूचनाएं परिरक्षित रहती हैं। परिरक्षित कहने का मतलब है जो आनुवंशिक सूचनाएं रहती हैं वो चेंज नहीं होती हैं अगली पीढ़ी जाने पे, ठीक ना। जबकि लैंगिक जनन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, और जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या होती है, अगली पीढ़ी में विभिन्नताएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ था। परंपरागत संकरण द्वारा वांछित जीनों के साथ साथ अवांछित जीनों का भी समावेश हो जाता है। तो परंपरागत जो संकरण होता है, यानी कि जो हम लोगों ने 5वें चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ पे क्या होता था, जो वांछित जीन थे यानी कि जो जीन हमारे काम के होते थे, उनके साथ साथ जो अवांछित जीन यानी कि जो जीन हमारे काम के नहीं होते हैं उनका भी क्या होता है, समावेश, यानी कि अगली पीढ़ी में ये चला जाता है। जबकि आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा केवल वांछित जीन या जीनों का ही जीवों में समावेश होता है। यानी कहने का मतलब ये है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो वांछित जीन यानी कि जो जीन चाहिए होता है वही क्या होता है, हम लोग जीवों में प्रवेश कराते हैं। अवांछित जीवों को हम लोग क्या कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं या फिर हटा देते हैं। समावेशित को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानांतरित। स्थानांतरित कहने का मतलब है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या फिर स्थानांतरित करना। विजातीय डीएनए खंड। विजातीय डीएनए खंड हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था, आपको मैंने समझाया था कि विजातीय डीएनए खंड क्या होता है। यानी कि ऐसा डीएनए खंड जिसके अंदर क्या कहते हैं, वांछित जीन लगा हो, ठीक ना। जैसे कि जो ये डीएनए खंड है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विजातीय डीएनए खंड है, ठीक ना। यानी कि ये क्या हमारा बाहरी डीएनए है, ठीक ना, और ये हमारा क्या प्लाज्मिड डीएनए है। अब इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विजातीय डीएनए खंड। या फिर जीन ग्राही गुणसूत्र, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे नाम से बोल सकते हैं जीन ग्राही गुणसूत्र से जुड़कर उसका एक हिस्सा बन जाता है, ठीक ना। तो इससे जुड़कर क्या आ जाता है, जो ये हमारा बाहरी डीएनए है, ठीक ना, इससे जुड़कर क्या हो जाता है, इसका एक हिस्सा बन जाता है, ठीक। विजातीय डीएनए खंड के गुणन व प्रतिकृत्यन के लिए यह आवश्यक है कि ग्राही गुणसूत्र में प्रतिकृत्यन का उद्गम होना चाहिए। तो जो ये हमारा विजातीय डीएनए खंड है, ठीक ना, इसको गुणन और प्रतिकृत्यन कहने का मतलब है ये अपनी संख्या में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, ठीक ना। प्रतिकृत्यन क्या होता है, डीएनए का जब डिवाइड करता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिकृत्यन कहते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए यह आवश्यक है जो ग्राही गुणसूत्र है। ग्राही गुणसूत्र कहने का मतलब है जो ये इसको ग्रहण कर रहा है, ये हमारा क्या है, ग्राही गुणसूत्र, ठीक ना। जो इसको ग्रहण कर रहा है, ठीक ना, उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रतिकृत्यन उद्गम होना चाहिए, ठीक ना। प्रतिकृत्यन का मतलब कि जहाँ से प्रतिकृत्यन की शुरुआत होती है, ठीक ना, इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक स्थल होना चाहिए जहाँ से इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है, ठीक ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिकृत्यन का उद्गम होता है, ठीक ना। यानी कि जहाँ से प्रतिकृत्यन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे इंग्लिश हम लोग बोलते हैं ओराई, ठीक ना। इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, ओराई। ओराई मतलब ओरिजिन से रिलेटेड है, ठीक ना। तो यहीं से क्या होता है, प्रतिकृत्यन की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रतिकृत्यन का उद्गम एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो प्रतिकृत्यन का उद्गम होता है डीएनए का एक विशिष्ट खंड होता है। यानी कि डीएनए में क्या कहते हैं, किसी एक जगह पे ही क्या होता है, ये चीज़ अनुक्रम होता है जहाँ से ये प्रक्रिया क्या होती है, शुरू होती है, जो प्रतिकृत्यन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक ना। यानी कि जो हमारा डीएनए है ये गोलाकार, इस पर कहीं एक छोटा सा खंड होगा जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, ओराई बोलते हैं, ठीक ना। तो यही डीएनए खंड होता है जो क्या कहते हैं, गुणन व प्रतिकृत्यन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक ना। जिसे कि हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, उद्गम स्थल या फिर उद्गम, ठीक ना। विजातीय डीएनए जिसे इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, एलियन डीएनए, परपोषी जीव में स्वयं की प्रतिकृति या गुणन करता है, इसे क्लोनिंग कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, विजातीय डीएनए, जिसे इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, एलियन डीएनए बोलते हैं। इसी को हम लोग पुनर्योगज डीएनए भी कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, परपोषी जीव, जो आप ये जो नीचे जीव देख रहे हैं ये क्या हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। में स्वयं की प्रतिकृति, यानी कि इसके अंदर जब जाता है, ठीक ना, तो ये क्या करता है, स्वयं की प्रतिकृति बनाता है, यानी कि अपने जैसे ढेर सारे एलियन डीएनए या फिर विजातीय डीएनए खंड का निर्माण करता है, यानी कि उनका क्या करता है, ये गुणन करता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग कहते हैं, ठीक ना। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक ना, इसके अंदर हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया और ये क्या किया, डिवाइड किया, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के बारे में। सर्वप्रथम स्टैनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर ने पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया। तो दो साइंटिस्ट थे, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने सन 1972 में पुनर्योगज डीएनए का क्या किया था, निर्माण किया था। उन्होंने साल्मोनेला टाइफोमोरियम के मूल प्लाज्मिड क्या होता है, जो सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को जोड़ने में सफलता प्राप्त की। यानी कि प्रतिरोधी जीन ऐसे जीन होते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो प्रतिजैविक के प्रति क्या करते हैं, प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं, यानी कि प्रतिजैविकों से इन्हें क्या करते हैं, बचाते हैं।
ऐसे जीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन कहते हैं। यानी कि जो जीन क्या कहते हैं, प्रतिजैविकों से बैक्टीरिया को बचाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन कहते हैं। प्रतिजैविक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। इसके लिए इन्होंने आरवी कैचियो, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग प्रतिबंधन एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, द्वारा प्रतिजैविक प्रतिरोधी प्लाज्मिड से प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन वाले डीएनए खंड को काटा। इन्होंने क्या किया था, आरवी कैची ली थी, यानी कि जो डीएनए को काटती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरवी कैची कहते हैं, ठीक ना। इन्होंने क्या किया था, जो जीन क्या कहते हैं बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक या फिर प्रतिजैविक से बचा रहा था, उसी को इन्होंने क्या कर दिया था, काटा था, ठीक ना। और किससे काटा था, आरवी कैची से काटा था। उदाहरण के हम लोग जैसे कि ये समझते हैं, ये हिस्सा है, पर्टिकुलर हिस्सा डीएनए का, जहाँ पे क्या होता है, इस बैक्टीरिया के पास ऐसे जीन प्रेजेंट है जो इसे प्रतिजैविकों से बचाते हैं, यानी कि इसे एंटीबायोटिक से बचाते हैं, ठीक ना। तो इसी जीन को इन्होंने क्या किया था, आरवी कैची द्वारा काट के क्या कर दिया था, हटा दिया था, ठीक ना। प्लाज्मिड से क्या किया था, इसे हटा दिया था, ठीक ना। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। इस डीएनए खंड को वाहक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड डीएनए से डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ने पर संकर या पुनर्युगज डीएनए बनता है। तो जो ये हमारा क्या है, ये जो ये डीएनए है, ठीक ना, इसको हम लोगों ने काट दिया, ठीक ना। काटने के बाद ये क्या होता है, इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती थी या फिर जो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन था, वो क्या हो जाता था, यहाँ से हम लोग काट के क्या कर देते थे, हटा देते थे, ठीक ना। और हटाने के बाद इसी को हम लोग क्या बोलते थे, वाहक डीएनए बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवाहक बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं, ठीक ना। ये डायग्राम सेम है दोनों, ठीक ना, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक ना। उसके बाद जो ये वांछित डीएनए या फिर जो बाहरी डीएनए है, ठीक ना, इसको हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे ला के जोड़ देते थे, और जिससे जोड़ते थे उस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक ना। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, दोनों को क्या कर देता है, जोड़ देता है, यानी कि जो बाहरी डीएनए होता है और जो ये प्लाज्मिड डीएनए है, फिर ये वो वाहक डीएनए होता है, ठीक ना। और इससे जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संकर डीएनए बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्युगज डीएनए कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्युगज डीएनए कहते हैं, ठीक ना। तो ये जो ये डीएनए का निर्माण हुआ है, ये हमारा कौन सा डीएनए है, पुनर्युगज डीएनए है। इसी को हम लोग एरियन डीएनए भी कहते हैं। इसे ई कोलाई में स्थानांतरित करने पर या डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से अनेक प्रतिकृतियां बना लेता है। अब इसी डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, इस परपोषी कोशिका या फिर ई कोलाई कोशिका में हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक ना। और ट्रांसफ़र करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, डीएनए के प्रतिकृतियन या फिर गुणन में क्या करता है, मदद करता है। यानी कि जो नया डीएनए होता है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से पुराने डीएनए पे बनता है, ठीक ना। आपने इस चीज़ को चैप्टर 6 में डिटेल में पढ़ा होगा, जब मैंने आपको प्रतिकृतियां समझाया है, वहाँ पर ये चीज़ें आपको और डिटेल में समझ में आएंगी, ठीक ना। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, पुराने डीएनए पे नए डीएनए खंडों का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक ना। जिसके कारण क्या होता है, डीएनए की अनेक प्रतिकृतियां या फिर जो नए रिकॉम्बिनेंट होते हैं या फिर जो नए डीएनए होते हैं उनका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। किसी जीव में अनुवांशिक रूपांतरण के प्रमुख चरण निम्नलिखित होते हैं। तो हम लोग अनुवांशिक रूपांतरण के जो निम्न चरण होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है, हमारा वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना, यानी कि जो डीएनए हमारे काम का है उसके हम लोग क्या करते हैं, पहचान करते हैं। यानी कि जो उच्चतम गुण वाला डीएनए होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं। वांछित जीन या डीएनए खंड का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण करना, वांछित जीन या फिर जो डीएनए का खंड है उसे हम लोग क्या करते हैं, परपोषी कोशिका में स्थानांतरण करते हैं। ये हमारी क्या है, परपोषी कोशिका है, इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसका स्थानांतरण कर देते हैं। तीसरा है हमारा स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसको संतति में स्थानांतरित करना। यानी कि ये परपोषी में इसको हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। उसके बाद जो ये संतति कोशिका है उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। यानी कि एक पीढ़ी से एक दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, ये स्थानांतरित हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब हम लोग पढ़ेंगे पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के साधन के बारे में। चाहे आप पुनर्योगज डीएनए के, चाहे आप पुनः संयोजक डीएनए के, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। यानी कि इसमें हम लोग बाहर डीएनए और क्या कहते हैं, जो वाहक डीएनए होता है, उन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं। तो जिस डीएनए का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं या फिर पुनः संयोजक डीएनए कहते हैं। पहला हमारा है प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक ना। और इसको हम लोग आगे आने वाली स्लाइडों में डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि विस्तृत वर्णन करेंगे इसका। प्रतिबंधन एंजाइम एक प्रकार की आणविक कैंची होती है जो डीएनए को क्या करती है, काटने का काम करती है। दूसरा हमारा क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, जो जनक डीएनए होता है उसमें नए डीएनए के निर्माण में मदद करता है। एंजाइम की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, यहाँ पे ई होगा, ठीक ना।
तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक तरीके से डीएनए के गुणन और प्रतिकृतन में क्या करता है, मदद करता है, यानी कि नए डीएनए बनाने में मदद करता है। तीसरा हमारा क्या है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो जो डीएनए काटता है, यानी कि जो प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को काटता है, तो जो डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, डीएनए को जोड़ता है या फिर डीएनए को जोड़ने का काम करता है। चौथा हमारा क्या है, वाहक। वाहक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेक्टर। आप ये देख रहे हैं जो ये चित्र है, ये किसका है, एक वाहक का चित्र है जिसका नाम क्या है, PBr322, ठीक ना। तो ये क्या है, वेक्टर है। पांचवा हमारा क्या है, परपोषी जीव। परपोषी जीव को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसको भी हम लोग आगे आने वाली स्लाइडों में डिटेल में पढ़ेंगे। परपोषी जीव जान लीजिए कि एक तरीके का ई कोलाई बैक्टीरिया होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वाहक को अंदर भेजते हैं, ठीक ना, यानी कि वाहक को उसके अंदर स्थानांतरित करते हैं और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसका गुणन करते हैं, ठीक ना। तो इसलिए हम लोगों को किसकी आवश्यकता होती है, परपोषी जीव की आवश्यकता होती है। पहला हमारा प्रतिबंधन एंजाइम, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्ट्रक्शन एंजाइम, ठीक ना। ये क्या है, हमारा आणविक कैची है। ये एंजाइम डीएनए को विशेष स्थलों से काटते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए को विशेष स्थलों से काटते हैं, यानी कि ये कहीं से भी डीएनए को नहीं काटते हैं, ठीक ना। पहले ये एक विशेष स्थल को ढूंढते हैं, फिर वहीं से इसको क्या करते हैं, कट करते हैं। ये केवल द्विसूत्री डीएनए पर ही कार्य करते हैं। ये केवल किस पे कार्य करते हैं, द्विसूत्री डीएनए पर ही कार्य करते हैं, यानी कि जो डीएनए होना चाहिए वो द्विरज्जु की होना चाहिए। जैसा कि आप ये डीएनए देख रहे हैं, ठीक ना, जो ये डीएनए ये कैसा है, द्विरज्जु की डीएनए है, ठीक ना। तो जो ये एंजाइम है सिर्फ किस पे कार्य करता है, द्विसूत्री डीएनए पर ही कार्य करता है। इन्हें आणविक कैंचियों या रासायनिक चाकू भी कहा जाता है। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आणविक कैंची कहते हैं या फिर रासायनिक चाकू कहते हैं, ठीक ना। जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है वो क्या कह सकते हैं, उसे हम आणविक कैंची भी कह सकते हैं या फिर इसे हम लोग रासायनिक चाकू भी कह सकते हैं। सन 1963 में 2 एंजाइम पृथक किए गए थे। सन 1963 में 2 एंजाइम अलग किए गए थे। पृथक करने का मतलब कि अलग किए गए थे। ये एंजाइम ई कोलाई में जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोकते थे। ये जो एंजाइम थे, ठीक ना, ई कोलाई एक तरीके का बैक्टीरिया होता है, ठीक ना। तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो जीवाणु भोजी होता है, यानी कि जो वायरस होता है, ठीक ना, जीवाणु भोजी ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं, ठीक ना। तो ई कोलाई यानी बैक्टीरिया के अंदर ये क्या करता था, ये एंजाइम इसकी वृद्धि को क्या करता था, रोक देता था। इनमें से एक एंजाइम डीएनए से मिथाइल समूह को जोड़ता था। इनमें से जो एक एंजाइम था डीएनए से क्या करता था, मिथाइल समूह जोड़ता था, यानी कि जो डीएनए था उस पर CH3 ग्रुप जोड़ता था, ठीक ना। तो मिथाइल समूह कहने का मतलब है CH3 ग्रुप का जोड़ना। तथा दूसरा एंजाइम डीएनए को काटता था और जो दूसरा एंजाइम था वो क्या करता था, डीएनए को काटता था, जिसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। और जिस एंजाइम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम से जानते हैं, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आणविक कैंची कहते हैं। तो ये क्या करता था, डीएनए को काटता था। अब हम लोग प्रतिबंधन एंजाइम में आगे पढ़ते हैं। हिंड 2 यहाँ पे रोमन अंकों में लिखा गया है। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। तो हमारा प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम क्या है, हिंड सेकेंड, ठीक ना। हिंड सेकेंड क्या थी, पहली आणविक कैंची थी। हिंड सेकेंड या डीएनए को ऐसे विशिष्ट स्थलों से काटता है जहां 6 क्षार युग्मों का एक विशेष अनुक्रम पाया जाता है। तो हिंड 2 क्या करता है, डीएनए को एक ऐसे विशेष स्थान से काटता है जहां पे 6 क्षार युग्मों का एक विशेष अनुक्रम पाया जाता है, ठीक ना। जैसे कि उदाहरण तौर पे हम लोग ले लेते हैं GATTC, ठीक ना, GATTC, ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं GATTC, ठीक ना। तो यही एक क्या है, विशेष अनुक्रम है। जो क्षार युग्मों का क्या कहते हैं, विशेष अनुक्रम था। तो ये हिंड सेकंड के लिए क्या था, पहचान अनुक्रम या फिर अभिज्ञान स्थल इसे कहते हैं, ठीक ना। पहले ये क्या करता है, इसे पहचानता है, ठीक ना, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, पहचान अनुक्रम या फिर अभिज्ञान स्थल कहते हैं। यह डीएनए के दोनों सूत्रों पर एक एक कट लगाता है। ये क्या करता है, डीएनए के दोनों सूत्रों पर क्या करता है, एक एक कट लगाता है, यानी कि ये हमारा द्विसूत्री डीएनए है, ठीक ना। एक कट यहाँ पे लगाएगा और दूसरा कट क्या करेगा, यहाँ पे लगाएगा, ठीक ना। तो दोनों सूत्रों पर क्या करेगा, ये एक एक कट लगाता है। प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम एक भिन्न पहचान अनुक्रम को पहचानता है। जो प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम होता है ये क्या करता है, भिन्न पहचान अनुक्रम को पहचानता है, यानी कि जो अलग अलग प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं अलग अलग विशेष अनुक्रम या फिर विशेष क्षार युग्मों को पता लगाते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लियस समूह के अंतर्गत आते हैं। जो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं किस समूह के अंतर्गत आते हैं, न्यूक्लियस समूह के अंतर्गत आते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं। जो न्यूक्लियस एंजाइम होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला हमारा क्या है, एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड्स को काटता है। तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डीएनए को सिरे से न्यूक्लियोटाइड्स को काटता है, ठीक ना। सिरे से कहने का मतलब यहाँ पे ये सपोज ये हमारा डीएनए है, ठीक ना। तो डीएनए को ये क्या करता है, किनारे से काटता है, यानी कि ये क्या करता है, सिरे से काटता है, ठीक ना। दूसरा हमारा क्या है, एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को बीच में से विशिष्ट स्थानों पर काटता है। और जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, सपोज ये हमारा डीएनए है, ठीक ना।
तो ये क्या करता है, डीएनए को बीच से काटता है, ठीक ना। और जो हमारा एक्सोन्यूक्लियस होता था वो कहाँ से काटता था, किनारे से काटता था। तो ये कहाँ से काटेगा, बीच में से काटेगा कहीं पे भी। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए अनुक्रम की लंबाई का निरीक्षण करके विशिष्ट पहचान अनुक्रम का विज्ञान करता है। तो जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है ये क्या करता है, पहले ये जो डीएनए की लंबाई है इसका क्या करता है, निरीक्षण करता है, ठीक ना। निरीक्षण मतलब कि इसको पूरा यहाँ से वहाँ तक देखता है, ठीक ना। और देखने के बाद इसमें क्या होता है, एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम होता है और उसको क्या करता है, उसका निरीक्षण करता है या फिर उसको क्या करता है, ढूंढता है, ठीक ना। विशिष्ट अनुक्रम की पहचान होने के बाद डीएनए के दोनों सूत्रों को शर्करा फॉस्फेट आधार स्तंभों के विशिष्ट स्थानों से एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटा जाता है। तो विशिष्ट अनुक्रम की जब पहचान हो जाती है, यानी कि जो विशेष स्थान होता है, जब क्या कहते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पहचान लेता है, उसके बाद ये क्या करता है, डीएनए के दोनों सूत्रों को शर्करा फॉस्फेट आधार स्तंभ, यानी कि जो हमारा डीएनए होता है, ठीक ना, जो डीएनए के दोनों सूत्र होते हैं वो किसका बना होते हैं, शर्करा और फॉस्फेट के बने होते हैं। यानी कि जो डीएनए की जो डंडियाँ होती हैं, ठीक ना, बीच में तो क्षार अनुक्रम होता है ATGC, ठीक ना, यहाँ पे ATGC मान लेते हैं, ठीक ना। तो जो ये डंडियाँ होती हैं, ठीक ना, ये किसकी बनी होती है, शर्करा और फॉस्फेट की बनी होती है, ठीक ना। आपने अगर चैप्टर 6 पढ़ा होगा तो आपको ये बातें अच्छे से पता होगी, ठीक ना। तो जो डीएनए का आधार होता है वो किसका बना होता है, शर्करा और फॉस्फेट का बना होता है, ठीक ना। तो इस स्तंभों के क्या कहते हैं, जो विशिष्ट स्थान होते हैं, यानी कि जो एक विशिष्ट जगह होती है, ठीक ना, इसको के एंजाइम क्या करता है, पहचानता है और पहचानने के बाद उसे क्या करता है, काटता है, ठीक ना। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए में विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम को पहचानता है। और जो प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो क्या करता है, डीएनए में जो विशिष्ट यानी कि एक विशेष जगह होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक ना। अब पैलिंड्रोमिक मतलब क्या होता है, इसको हम लोग अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक ना। न्यूक्लियोटाइड्स तो आप तो जानते ही होंगे, ATGC, ठीक ना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, ठीक ना। तो डीएनए में जो एक विशेष जगह होगी या फिर विशेष न्यूक्लियोटाइड्स के जो अनुक्रम होंगे उन्हें क्या करता है, पहचानता है। जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं EcoR1 क्या है, एक तरीके का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ठीक ना। एक तरीके की ये क्या है, एक आणविक कैंची है जिसका उदाहरण क्या हमारा EcoR1 है, ठीक ना। अभी इसके पहले हम लोगों ने पहला प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा पढ़ा था, HIND2 पढ़ा था। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, EcoR1 पढ़ रहे हैं, ठीक ना। GATTC क्षार अनुक्रम को पहचान कर उसे G व A के बीच में काटता है। तो ये जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, GATTC क्षार अनुक्रम को पहले क्या करता है, पहचानता है, उसके बाद उसे क्या करता है, G व A के बीच में से काटता है, ठीक ना। उसके बाद ये क्या करता है, G व A के बीच में काटता है। अभी देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक ना, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे G व A के बीच में काट रहा है, ठीक ना। आप देखेंगे G व A के बीच में काट रहा है, ठीक ना। ये क्या कर रहा है, G व A के बीच में क्या करता है, काटता है, ठीक ना। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे पैलिंड्रोम के बारे में। यह वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह है जिससे बना शब्द आगे या पीछे से पढ़ने पर समान शब्द बनता है, जैसे मलयालम, कनक आदि। तो यह वर्णों और अक्षरों का बना एक ऐसा समूह है, ठीक ना, जो आगे से और पीछे से पढ़ने पर क्या होता है, समान शब्द बनता है। जैसे कि मलयालम, मलयालम को अगर आप ऐसे सीधा सीधा भी पढ़ेंगे तब भी मलयालम, अगर उल्टा भी पढ़ेंगे तब भी मलयालम। और दूसरा हमारा कनक, कनक को हम लोग सीधा पढ़ते हैं तब भी कनक ही पढ़ेंगे, अगर उल्टा पढ़ते हैं तब भी हम लोग इसे क्या पढ़ेंगे, कनक ही पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसी को हम लोग आम बोलचाल भाषा में क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम, ठीक ना। यहाँ डीएनए पैलिंड्रोम से यह तात्पर्य है कि डीएनए के दोनों सूत्रों के क्षारक युग्मों का ऐसा अनुक्रम जिसे पढ़ने का अभिविन्यास समान रखा जाए, ठीक ना। तो डीएनए पैलिंड्रोम से यह तात्पर्य है, यानी कि इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जो डीएनए के दोनों सूत्र होते हैं और जो उस पर क्षार युग्मक है, ठीक ना, उसमें जो अनुक्रम है उनका पढ़ने का अभिविन्यास क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे कि 5 से 3 या फिर 3 से 5, तो दोनों तरफ डीएनए सूत्रों पर एक जैसे अनुक्रम पढ़ने को मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, ये हमारा क्या है, डीएनए का अनुक्रम है, ठीक ना। अगर इसको हम 5 से 3 डायरेक्शन की ओर पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग GAATTC पढ़ते हैं, ठीक ना। तो ये भी इधर से पढ़ने पे भी समान आ रहा है और 5 से 3 इधर से भी पढ़ने पे क्या आ रहा है, समान आ रहा है, ठीक ना। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं GATTC, फिर इधर से भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, GATTC ही आएगा, ठीक ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए पैलिंड्रोम कहते हैं, यानी कि जो आगे से भी पढ़ने में समान है और पीछे से भी पढ़ने में भी समान है, ठीक ना। हम लोग पैलिंड्रोम में आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त उदाहरण में दोनों सूत्रों के क्षारकों का अनुक्रम 5' से 3' दिशा में पढ़ने पर या 3' से 5' दिशा में पढ़ने पर समान रहता है, ठीक ना। तो जो हम लोगों ने उदाहरण अभी पढ़ा था पिछले वाली स्लाइड में, वहाँ पे हम लोगों ने देखा जो क्षारकों का अनुक्रम होता है 5 से 3 की दिशा में हो या फिर 3 से 5 की दिशा पे हो, ठीक ना, वो पढ़ने पर क्या आता है, समान आता है। दोनों सूत्रों में
5' से 3 दिशा में GATTC अनुक्रम आता है। और दोनों ही सूत्रों में क्या होता है, अगर हम लोग दोनों रज्जुकों पे पढ़ते हैं तो दोनों ही दिशा में पढ़ने पर क्या आता है, GATT, यहाँ पे एक टी मिसिंग है, ठीक ना, GATTC अनुक्रम आता है, ठीक ना, जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम पैलिंड्रोम क्षेत्र के मध्य से थोड़ा हटकर दोनों सूत्रों के समान क्षारकों के बीच में से काटता है। तो जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है वो क्या करता है, जो पैलिंड्रोम क्षेत्र होता है जब उसे ढूंढ लेता है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जो अनुक्रम होता है उसको आगे से और पीछे से पढ़ने पर क्या है, सेम है, ठीक ना। जब ऐसे क्षेत्र को वो अभिज्ञान कर लेता है, फिर उसे जब ढूंढ लेता है तो उसके मध्य से थोड़ा सा हटकर कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक ना, जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे यानी कि थोड़ा सा हटकर यहाँ पे और इस साइड में थोड़ा सा हटकर यहाँ पे, ठीक ना, यानी कि यहाँ पे ये क्या करता है, कट लगाता है, ठीक ना, यानी कि अगर इससे देखा जाए तो यहाँ पे, ठीक ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या करता है, इसे इस तरीके से कुछ काटता है, ठीक ना। थोड़ा सा हटकर दोनों सूत्रों के समान क्षारकों को बीच में से क्या करता है, ये काटता है, ठीक ना, जिससे प्रत्येक सूत्र में एक चिपचिपा सिरा बनता है, जिसके कारण जो प्रत्येक सूत्र होता है उसमें क्या होता है, एक चिपचिपा सिरा बन जाता है, ठीक ना। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में वाहक डीएनए व विदेशी डीएनए को एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटा जाता है, जिससे दोनों के कटे हुए चिपचिपे सिरे समान प्राप्त होते हैं। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो वाहक डीएनए होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, वाहक डीएनए है, ठीक ना, और ये हमारा दूसरा क्या है, बाहरी डीएनए या फिर ये विदेशी डीएनए है, ठीक ना। इसे हम लोग क्या करते हैं, एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटते हैं, ठीक ना, एक ही आणविक कैंची से हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस डीएनए को बीच में से कट कर लिया और इस डीएनए को भी हम लोगों ने क्या किया, बीच में से कट कर लिया, ठीक ना, जिससे दोनों के कटे हुए चिपचिपे सिरे समान प्राप्त हुए, और जिसके कारण जो दोनों के कटे हुए सिरे हुए वो कैसे हुए, चिपचिपे भी हुए और क्या हुए, समान प्राप्त हुए, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे एक ही प्रतिबंधन एंजाइम से काटते हैं, ठीक ना। या फिर प्रतिबंधन एंजाइम कहने का मतलब है ये एक तरीके की आणविक कैंची होती है, ठीक ना, जो कि डीएनए को काटने में मदद करती है। वाहक व विदेशी डीएनए के समान चिपचिपे सिरे जुड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करते हैं। और जब वाहक डीएनए और विदेशी डीएनए के जो समान चिपचिपे सिरे होते हैं, ठीक ना, इन दोनों से जुड़कर किसका निर्माण होता है, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है, ठीक ना। यानी कि इस डीएनए को क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो छोटा सा हिस्सा रहता है इसको काट के ऐसे इसमें जोड़ देते हैं, ठीक ना। वाहक में जोड़ने से जब जिस डीएनए का निर्माण होता है इसी का हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद उस पुनर्योगज डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, परपोषी कोशिका, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलाई बोलते हैं, इसमें स्थानांतरित करते हैं, ठीक ना। स्थानांतरित करने के बाद क्या करते हैं, जब ये कोशिका विभाजित होती है, जो साथ में जो ये हमारा बाहरी डीएनए होता है ये भी क्या होता है, इसके साथ क्या होने लगता है, विभाजित होने लगता है। अब लोग प्रतिबंधन एंजाइमों के नामकरण के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं उसका नाम ऐसे कैसे पड़ा, ठीक ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम के नाम का पहला कैपिटल अक्षर उस प्रोकैरियोटिक कोशिका के वंश के नाम का पहला अक्षर होता है जिससे कि उसे प्राप्त किया गया है। इस प्रकार दूसरा व तीसरा अक्षर जाति से लिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं ई को R1, ठीक ना, एंजाइम एस्चेरिया कोलाई से प्राप्त किया गया है, ठीक ना। एस्चेरिया कोलाई क्या है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका या फिर एक प्रोकैरियोटिक जीव है, ठीक ना। तो एस्चेरिया कोलाई में हम लोगों ने क्या किया, इसका पहला अक्षर लिया, ठीक ना, जो कि कैपिटल में था, ठीक ना। ये क्या है, वंश के नाम का पहला अक्षर होता है, ठीक ना। इसको हम लोगों ने क्या किया था, कैपिटल में लिया था, ठीक ना। और जो दूसरा और तीसरा अक्षर है उसको हम लोग किससे लेते हैं, जाति से लेते हैं, ठीक ना। तो इसकी जाति क्या है, कोलाई। तो दूसरा और तीसरा अक्षर यहाँ पे CO लिया, ठीक ना, हम लोगों ने क्या लिया, CO लिया, ठीक ना। अतः ई अक्षर वंश से को अक्षर जाति से लेकर ई को शब्द बना, ठीक ना। जैसा कि मैंने अभी बताया ई अक्षर हम लोगों ने कहाँ लिया, वंश से लिया, और को अक्षर कहाँ से लिया, हम लोगों ने जाति से लिया, ठीक ना। तो इस प्रकार जो शब्द बना, क्या बना, ई को शब्द बना है, ठीक ना। यहाँ R प्राभेद का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे जो R होता है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, प्राभेद का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक ना। जैसे कि ई मतलब क्या हुआ, एस्चेरिया, को मतलब क्या है, कोलाई, R यहाँ पे क्या है, प्राभेद। प्राभेद को इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, ठीक ना। प्राभेद कहने का मतलब है यहाँ पे एक रंग का उपयोग किया जाता है जब हम लोग माइक्रोस्कोप में किसी स्लाइड को देखते हैं, ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, ठीक ना। एक यहाँ पे क्या है, रोमन नंबर है, ठीक ना। एक यहाँ पे क्या है, रोमन नंबर से ई को R1 एंजाइम का नामकरण हो। तो इस तरीके से इसका क्या हुआ है, नामकरण हुआ है, ठीक ना। इसी प्रकार H = हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe D2 प्राभेद से HIND2 एंजाइम का नामकरण हुआ, ठीक ना। इसीलिए जो बैक्टीरिया था हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe, ठीक ना, उसका हम लोगों ने पहला अक्षर H लिया, ठीक ना। दूसरा तीसरा हम लोगों ने क्या लिया, IN लिया, ठीक ना। और D हमारा क्या था, D2
रोमन अंकों में था और ये हमारा क्या है, प्राभेद है, ठीक ना। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, हमारा HindIII एंजाइम का नामकरण हुआ, ठीक ना। और दोनों ही क्या है, आणविक कैंचियाँ हैं, ठीक ना। दोनों ही क्या है, हमारे प्रतिबंधन एंजाइम है, या फिर दोनों ही क्या हमारे आणविक कैंची है, ठीक ना। तो जो HindIII था वो हमारा क्या है, पहला प्रतिबंधन एंजाइम था, और जो हमारा ई कोलाई है उसके बाद का है, ठीक ना। तो दोनों ही क्या है, हमारी आणविक कैंची है और दोनों ही क्या हमारे प्रतिबंधन एंजाइम है, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलयन। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा डीएनए को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, काट देता है। इन टुकड़ों को इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक द्वारा अलग किया जाता है। तो और इन टुकड़ों को अलग करने के लिए हम लोग जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। डीएनए के इन ऋणावेशी टुकड़ों को एनोड की तरफ भेजकर अलग कर सकते हैं। और जो डीएनए होता है हमारा कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है जो डीएनए का टुकड़ा होता है, और इसे हम लोग क्या करते हैं, एनोड की तरफ, एनोड क्या होता है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो उसकी तरफ भेजकर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में एगारोस माध्यम का उपयोग किया जाता है, और इस प्रक्रिया में हम लोग जिस माध्यम का उपयोग करते हैं वो क्या हमारा होता है, एगारोस माध्यम होता है, ठीक ना। एगारोस समुद्री घास से प्राकृतिक बहुलक के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो जो एगारोस होता है वो क्या होता है, समुद्री घास के प्राकृतिक बहुलक के रूप में हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। एगारोस जेल के छलनी प्रभाव द्वारा डीएनए के टुकड़े आकार के अनुसार अलग हो जाते हैं। तो एगारोस जेल में क्या होता है, एक छलनी प्रभाव होता है, जिसके कारण जो डीएनए के छोटे टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, आकार के अनुसार क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे जो सबसे बड़ा होगा वो पीछे रहेगा, और जो सबसे छोटा है वो क्या होगा, सबसे आगे रहेगा, ठीक ना। डीएनए के टुकड़े जितने छोटे होते हैं वो एगारोस जेल पर उतने ही दूर तक जाते हैं, और डीएनए के टुकड़े जितने भी छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, एगारोस जेल पर उतने ही दूर तक जाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक ना। जो बड़ी पट्टियां हैं वो पीछे हैं और जो सबसे छोटी पट्टियां हैं वो डीएनए पे आगे की तरफ आपको दिखाई देंगी। अब हम लोग उसी में आगे पढ़ते हैं। डीएनए के इन खंडों को देखने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करके पैराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव में लाया जाता है। तो डीएनए के जो खंड होते हैं छोटे छोटे, इनको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसे इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करते हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड में डाल देते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पैराबैंगनी विकिरण होती है, जो किरण होती है उस पर क्या करते हैं, हम लोग डालते हैं, ठीक ना। अभिरंजित डीएनए खंड पैराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से चमकीले नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में दिखाई देता है। तो जो अभिरंजित डीएनए खंड होता है, जब उस पर पैराबैंगनी विकिरणें पड़ती हैं तो वो क्या करते हैं, नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में दिखाई पड़ते हैं हम लोगों को। डीएनए की इन पट्टियों को काट कर अलग कर लिया जाता है, और डीएनए की जो ये पट्टियां होती हैं हम लोग क्या करते हैं, काट कर अलग करते हैं, तथा जेल को निष्कर्षित कर दिया जाता है। और जो जेल होता है एगारोस जेल, उसे हम लोग क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, छालन कहते हैं। छालन प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को एगारोस जेल से अलग करते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, छालन प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकार अलग किए हुए वांछित डीएनए खंड को क्लोनिंग वाहक से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है। और इस प्रकार जो अलग किया हुआ जो वांछित डीएनए खंड है, यानी कि जो डीएनए खंड हमको चाहिए होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोनिंग वाहक से जोड़कर, यानी कि जो हमारा प्लाज्मिड था वो हमारा क्या है, क्लोनिंग वाहक है, ठीक ना। उससे जोड़कर हम लोग किसका निर्माण करते हैं, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करते हैं। अब दूसरा हमारा क्या है, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जोड़ने का काम करता है। लाइगेज एंजाइम, यह एंजाइम वाहक डीएनए एवं वांछित डीएनए, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, विदेशी डीएनए खंड को जोड़ने का काम करता है, ठीक ना। ये हमारा क्या है, वांछित डीएनए या फिर विदेशी डीएनए है, ठीक ना। और ये हमारा क्या है, वाहक डीएनए है, ठीक ना। तो जो लाइगेज एंजाइम होता है, ठीक ना, इन दोनों को क्या करता है, जोड़ता है। जोड़ने के बाद ये कुछ इस प्रकार हमें दिखाई देता है, ठीक ना। तो लाइगेज एंजाइम क्या करता है, वाहक डीएनए और जो विदेशी डीएनए होता है उसे जोड़ने का काम करता है। तीसरा हमारा है पॉलीमरेज एंजाइम। ये एंजाइम टेम्पलेट पर न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण करते हैं, जिससे डीएनए का निर्माण होता है। यानी कि हमारा जो आप ये रज्जुक देख रहे हैं ये क्या है, जनक का डीएनए है, ठीक ना। और जो आप ये नया डीएनए बनते हुए देख रहे हैं, ठीक ना, ये किसका काम है, जो आप ये ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, ठीक ना, ये क्या हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक ना। तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है इस जनक डीएनए पे क्या करता है, नए डीएनए का क्या करता है, ये निर्माण करता है, ठीक ना। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, नया डीएनए है, ठीक ना। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइडों को इस पे ऐसे क्या करता है, एक एक करके ऐसे जोड़ता जाता है, ठीक ना। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ ये एंजाइम क्या करता है, टेम्पलेट पर न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण करता है, ठीक ना, जिससे डीएनए का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, नए डीएनए का निर्माण होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी चित्र द्वारा समझाया। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से पुनर्योगज डीएनए के गुणन
द्वारा अनेक प्रतियां तैयार की जा सकती हैं, ठीक ना। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो पुनर्योगज डीएनए था या फिर जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं संकर डीएनए या फिर काइमेरिक डीएनए, इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, गुणन करते हैं और गुणन करके इसकी क्या करते हैं, अनेक प्रतियां तैयार कर सकते हैं, यानी कि ढेर सारे डीएनए को हम लोग क्या कर सकते हैं, तैयार करते हैं। डीएनए की इन प्रतियों को सी डीएनए या फिर कॉपी डीएनए या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। और डीएनए की जो ये प्रतियां होती हैं जब ढेर सारी तैयार हो जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी डीएनए कहते हैं, ठीक ना। सी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉपी डीएनए या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। अब हम क्लोनिंग वाहक के बारे में पढ़ेंगे, जिससे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वाहक के रूप में मुख्यतः प्लाज्मिड एवं जीवाणुभोजी को काम में लिया जाता है। तो क्लोनिंग वाहक के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, प्लाज्मिड एवं जीवाणुभोजी को काम में लेते हैं। ये वाहक जीवाणु कोशिका में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतियां बनाने में सक्षम होते हैं। और जो ये वाहक होते हैं वो क्या करते हैं, जो जीवाणु की कोशिका होती है उसमें स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिकृतियां बना लेते हैं, यानी कि अपने जैसे ढेर सारे डीएनए का निर्माण कर सकते हैं। जीवाणुभोजी के जीनोम की जीवाणु कोशिकाओं में अनेक प्रतिकृतियां बन जाती हैं। जो जीवाणुभोजी होता है उसके जीनोम की क्या कहते हैं, जीवाणु कोशिका में ढेर सारी प्रतिकृतियां बन जाती हैं, ठीक ना। यानी कि इस जीनोम का या फिर जो जीन होता है उसकी ढेर सारी क्या होती हैं, प्रतिकृतियां बन जाती हैं, यानी कि ढेर सारे जीन बन जाते हैं। कुछ प्लाज्मिड की जीवाणु कोशिका में 1 या 2 प्रतिकृतियां, जबकि यहाँ पे मैं गलती से लिख गया है, ठीक ना, जबकि कुछ प्लाज्मिड में 15 से 100 तक प्रतिकृतियां बन सकती हैं। तो कुछ प्लाज्मिड की जीवाणु कोशिका में 1 या 2 ही प्रतिकृतियां बनती हैं, ठीक ना। यानी कि अगर ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड है, ठीक ना, किसी में 1 या 2 प्रतिकृतियां बनती हैं। और कुछ प्लाज्मिड की क्या होती हैं, 15 से 100 तक की प्रतिकृतियां बन जाती हैं, ठीक ना। यानी कुछ प्लाज्मिड होते हैं जहाँ पे कम प्रतिकृतियाँ हमको बनते हुए दिखाई देती हैं, और कुछ प्लाज्मिड होते हैं जहाँ पे 15 से 100 तक की प्रतिकृतियाँ बनते हुए हमको दिखाई देती हैं, ठीक ना। प्रतिकृतियाँ कहने का मतलब है डीएनए का जब गुणन करता है या फिर डीएनए अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, उसी को बोलते हैं डीएनए की प्रतिकृतियाँ बनना। यदि विजातीय या वांछित डीएनए खंड को इन वाहकों से जोड़ दिया जाए तो वाहक के साथ साथ विजातीय डीएनए की संख्या भी गुणित हो जाती है। अगर हम लोग क्या कहते हैं, जो विजातीय या फिर वांछित डीएनए खंड था, ठीक ना, उनको हम लोग क्या करें, इन वाहकों के साथ अगर जोड़ दें तो वाहक के साथ साथ जो विजातीय डीएनए होता है वो भी क्या हो जाता है, उनकी संख्या भी क्या हो जाती है, गुणित हो जाती है, ठीक ना। यानी कि अगर हम यहाँ पे कट लगा के अगर कोई बाहरी जीन या फिर विजातीय डीएनए खंड भी जोड़ दें, उसके बाद इसको हम लोग परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करके इसका गुणन कराएं, तो इस कोशिका के साथ साथ क्या कहते हैं, ये कोशिका जो आपको दिख रही है, अगर ये पोर्शन जो आप बाहरी डीएनए यहाँ पे जो जोड़े हैं वाहक के साथ साथ या फिर विजातीय डीएनए खंड, ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी गुणन हो जाएगा। वाहक में क्लोनिंग करने हेतु निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला क्या, हमारा प्रतिकृति की उत्पत्ति, जिसे इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा हमारा क्या है, वर्ण योग चिन्हक, जिसे इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर। तीसरा हमारा क्या है, क्लोनिंग स्थल, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्लोनिंग साइट्स। और चौथा हमारा है जीन क्लोनिंग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जीन क्लोनिंग ही। तो इन चीज़ों को हम लोग आने वाली स्लाइडें में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहला, प्रतिकृतियन का उद्गम, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वाहक में प्रतिकृतियन का उद्गम होना चाहिए। वाहक में क्या होना चाहिए, प्रतिकृतियन का उद्गम, यानी कि जहाँ पे डीएनए क्या कहते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाए या फिर गुणित करे, वहाँ पे एक उद्गम स्थल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ये है, ठीक ना। ये हमारा क्या, उद्गम स्थल, यहीं से क्या होता है, प्रतिकृतियन की प्रक्रिया शुरू होती है। यहीं से अपने आप को जो डीएनए होता है वो गुणन करना शुरू करता है। यह एक ऐसा अनुक्रम है जो प्रतिकृतियन प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होता है। तो ये ऐसा अनुक्रम है जो प्रतिकृतियन को स्टार्ट करने के लिए या फिर प्रारंभ करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जब कोई डीएनए खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तब ही उसका परपोषी कोशिका में से प्रतिकृतियन संभव है। जब डीएनए खंड क्या कहते हैं, यहाँ पे आके जुड़ जाता है, ठीक ना, इस अनुक्रम पर जब जुड़ता है तभी क्या कहते हैं, उसका जो परपोषी कोशिका होती है, परपोषी कोशिका कहने का मतलब है जो ई कोलाई की कोशिका होती है, उसके अंदर प्रतिकृतियन की प्रक्रिया संभव, यानी कि जो इसका गुणन है वहाँ पे संभव होता है। यह अनुक्रम जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी होता है। और जो ये अनुक्रम होता है ओराई, ठीक ना, जो एकदम स्थल होता है, ये क्या करता है, जो डीएनए के प्रतिरूप यानी कि डीएनए के कितने प्रतिकृतियां बनानी है उनकी संख्या को नियंत्रण करने के लिए भी क्या होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक ना। यानी कि ज़्यादा प्रतिकृतियां ना बने या कम प्रतिकृतियां ना बने, उसके लिए क्या करता है, ये उत्तरदायी होता है, ठीक ना। तो ये संख्या नियंत्रण के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरा हमारा है वर्ण योग चिन्हक, जिसे इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स। वाहक से प्रतिकृतियन के उद्गम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओराई, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये हमारा क्या उद्गम स्थल है, ठीक ना। यहीं से प्रतिकृतियन की प्रक्रिया शुरू होती है।
के साथ साथ वर्ण युग चिन्हक का भी होना आवश्यक है। उसके साथ साथ क्या होना आवश्यक है, वर्ण युग चिन्हक। जो आप ये देख रहे हैं एम्पिसिलिन आर और टी आर, ठीक ना, ये क्या है, हमारे वर्ण युग चिन्हक हैं। वर्ण युग चिन्हक अरूपांतरजों की पहचान करने पर उन्हें समाप्त करने में सहायक होते हैं। तो जो ये वर्ण युग चिन्हक होते हैं वो क्या करते हैं, अरूपांतरजों की पहचान करते हैं। अरूपांतरजों की पहचान करने का मतलब है कि जो ये डीएनए आपको दिख रहा है या फिर जो आपको ये प्लाज्मिड दिख रहा है, ठीक ना, अभी ये किसी भी प्रकार का रूपांतरित नहीं हुआ है, यानी कि इसमें अभी बाहरी डीएनए नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक ना। अगर ये आपको नॉर्मली ऐसे दिखे, ठीक ना, तो ये हमारा क्या है, अरूपांतरज है, यानी कि ये इसमें किसी भी प्रकार का रूपांतरण नहीं किया गया है। ये चिन्हक रूपांतरजों की चयनात्मक वृद्धि में भी सहायक होते हैं। और जो ये चिन्हक होते हैं, जो ये आप देख रहे हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक ना, ये क्या करते हैं, रूपांतरजों की चयनात्मक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर ये रूपांतरित तब होगा जब इसमें हम लोग कोई बाहरी डीएनए खंड ला के यहाँ पे अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। तो रूपांतरज और अरूपांतरज में आपको अच्छे से अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक ना। यानी कि जब ये ओरिजिनली कुछ ऐसा दिखे, इसमें अगर जब तक बाहरी डीएनए नहीं जुड़ा हुआ, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अरूपांतरज बोलेंगे। अगर इसमें बाहरी डीएनए हम लोगों ने जोड़ दिया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रूपांतरज बोलेंगे, ठीक ना। तो ये किसके लिए जरूरी होता है, ये चयनात्मक वृद्धि के लिए जरूरी होता है, यानी कि ये चयन करने में बहुत ही आसानी उपलब्ध कराता है हम लोगों को, ठीक ना। तो वर्ण युग चिन्हक का काम क्या होता है, चयन के लिए होता है, यानी कि रूपांतरजों और अरूपांतरजों में चयन करने में हम लोगों को आसानी होती है। रूपांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए खंड पर पोषित जीवाणु में प्रवेश करता है। रूपांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण क्या होता है, जो डीएनए खंड होता है, यानी कि जो पुनर्योगज डीएनए होता है, वो परपोषी जीवाणु में क्या करता है, प्रवेश करता है, ताकि वो प्रतिकृत्यन या फिर अपना गुणन कर सके, ठीक ना। तो रूपांतरजों और रूपांतरण में थोड़ा सा आप अंतर समझेंगे। रूपांतरण क्या होता है, डीएनए खंड को परपोषी जीवाणु में प्रवेश कराना, ठीक ना। और रूपांतरज क्या होता है, रूपांतरज होता है कि जो ये वाहक डीएनए होता है ना, इसमें बाहरी डीएनए को जोड़ना है, ठीक ना, ताकि हम चयन कर सकें कौन सा रूपांतरज है और कौन सा अरूपांतरज है, ठीक। प्रायः एम्पिसिलिन, क्लोरोफेनकॉल, टेट्रासाइक्लिन या कैनामैसिन जैसे प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों को ई कोलाई के लिए वर्ण युग चिन्हक माना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ई कोलाई क्लोनिंग वाहक PBR322 के बारे में, ठीक ना। तो हमारा एक क्लोनिंग वाहक है जिसका नाम हमारा क्या है, PBR322। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। प्रतिबंधन एंजाइम हेतु स्थल HIND3, EcoR1, BAMH1, SEL1, PUB2, PST1, CLA1, ठीक ना। तो ये क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम हेतु स्थल हैं, जो आप ये ढेर सारे देख रहे हैं, ठीक ना। ये क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम हेतु स्थल है यहाँ, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, प्रतिबंधन एंजाइम काम कर सकते हैं, ठीक ना। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन MPR की उत्पत्ति, TTR प्रतिकृति, ठीक ना, ORI, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन होता है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एम्पिसिलिन, ठीक ना, एम्पिसिलिन R मतलब कहने का मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक ना, कि इसकी उत्पत्ति होती है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे TTR, ठीक ना, TTR यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक ना। और एक क्या हमारा ORI, ठीक ना। तो ये भी इसके अंदर क्या होता है, पाया जाता है। प्लाज्मिड प्रतिकृत्यन में भाग लेने वाले प्रोटीन का कोडॉन रोप, ठीक ना। तो प्रतिकृत्यन में भाग लेने वाला जो कोडॉन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोप, ठीक ना। रोप क्या करता है, प्रतिकृत्यन में भाग लेने वाला क्या होता है, प्रोटीन होता है, यानी कि यही गुणन में क्या करता है, भाग लेता है या फिर मदद लेता है, ठीक ना। PBR का फुल फॉर्म होता है प्लाज्मिड बोलिवर रॉड्रिज। इसमें क्या होते हैं, 4361 क्षारक युग्म होते हैं, ठीक ना। तो ये इसका क्या होता है, एक तरीके का फुल फॉर्म है, आप इसे याद रखेंगे। इसका उपयोग आणविक क्लोनिंग में सबसे ज़्यादा किया जाता है। और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है, आणविक क्लोनिंग में किया जाता है। यानी कि इसके जैसे ढेर सारे अगर हमको इसके क्लोन बनाने हैं, यानी कि इसके जैसे ढेर सारे क्या कहते हैं, हम लोगों को DNA बनाने हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आणविक क्लोनिंग में इसका सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये थी हमारी कुछ जानकारी PBR322 के बारे में। तीसरा है हमारा क्लोनिंग स्थल, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग साइट्स। वाहक में एक ही पहचान स्थल होना चाहिए जहां प्रतिबंधन एंजाइम क्रिया कर सके तथा विजातीय DNA को जोड़ा जा सके। जो हमारा वाहक है PBR322, ठीक ना, इसमें एक ही पहचान स्थल होना चाहिए और जहां पे क्या कर सके, जो हमारा प्रतिबंधन एंजाइम है, यानी कि जो हमारी आणविक कैंची है, उस पर क्या कर सके, कार्य कर सके तथा विजातीय DNA को जोड़ा जा सके, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो विजातीय DNA है उसको हम लोग उस पर क्या कर सकें, जोड़ सकें, ठीक ना। सपोज ये हमारा क्या है, विजातीय DNA, ठीक ना। तो विजातीय DNA को हम लोग किस में जोड़ेंगे, इस वाहक में हम लोग क्या कर सकें, जोड़ सकें, ठीक ना। एक से अधिक पहचान स्थल होने पर प्रतिबंधन एंजाइम की क्रिया द्वारा वाहक कई स्थानों पर कट जाएगा
तथा जीन क्लोनिंग भी जटिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक से अधिक पहचान स्थल अगर मौजूद होता है तो जो हमारी प्रतिबंधन एंजाइम होता है, यानी कि जो हमारी आणविक कैंची होती है, वो क्या करेगी, वाहक को कई स्थानों पर काट देगी, ठीक ना। वाहक को यहाँ से भी काट सकती है और वाहक को यहाँ पे भी काट सकती है, ठीक ना। तो जिसके कारण जो क्लोनिंग की प्रक्रिया होगी वो क्या हो जाएगी, जटिल हो जाएगी। और इससे ये होगा कि जो हमारा ये विजातीय डीएनए है ये कहाँ पे जुड़ा है हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोगों ने इसको यहाँ पे जोड़ा है कि यहाँ पे जोड़ा है या फिर कहाँ पे है, इसकी स्थिति का भी हम लोगों को पता नहीं चल पाएगा। PBr322 नामक प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी, जिसका शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, TETR, यानी कि TETR का फुल फॉर्म होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, एवं एम्पीसिलिन प्रतिरोधी, जिसके शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, AMPR जीन होते हैं, ठीक ना। AMP का फुल फॉर्म क्या होता है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस। और यहाँ पे जो ये R है, R मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, ठीक ना। अब ये दोनों जीन करते क्या हैं इस प्लाज्मिड या फिर इस वाहक में, ये क्या करते हैं, इनको प्रतिजैविकों से बचाते हैं। यानी कि अगर एक हम लोग क्या कहते हैं माध्यम ले लें, ठीक ना, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं एम्पीसिलिन, ठीक ना। एम्पीसिलिन हमारा क्या है, एक तरीके का प्रतिजैविक है या फिर एंटीबायोटिक, ठीक ना। अगर इस वाहक को हम लोग इसमें डालते हैं या फिर डुबाते हैं तो ये इसमें वर्धित होगा, यानी कि ये इसमें ग्रो होगा, ठीक ना। क्योंकि इस वाहक के पास क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, यानी कि इसके पास क्या है, एम्पीसिलिन प्रतिरोधी जीन मौजूद है, ठीक ना। और दूसरा माध्यम हम लोग लेते हैं, एक माध्यम ले लेते हैं टेट्रासाइक्लिन, ठीक ना। और इस माध्यम में क्या कहते हैं हम लोग, अगर इस वाहक को डुबाते हैं, ठीक ना, तो ये क्या होगा, इसमें भी वर्धित करेगा। वर्धित करने का मतलब कहने का है यहाँ पे, ये इसमें भी क्या करेगा, ग्रो करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, यानी कि जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन, इसके पास क्या है, मौजूद है। क्योंकि ये जीन क्या करता है, इसे एंटीबायोटिक, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, टेट्रासाइक्लिन से क्या करता है, इसे बचाता है। और ये जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है, इसको किससे बचाता है, एम्पीसिलिन नामक एंटीबायोटिक से क्या करती है, बचाती है, ठीक ना। इनमें से एक जीन में स्थित प्रतिबंधन स्थल पर विजातीय डीएनए जोड़ा जाता है, यानी कि यहाँ पे दो जीन है, एक है हमारा एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन और दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक ना। इन दोनों में से एक में ही हम लोग क्या करते हैं, विजातीय डीएनए खंड को जोड़ते हैं, ठीक ना। तो हम लोग अभी आगे पढ़ते हैं कहाँ पे हम लोग इस विजातीय डीएनए खंड को जोड़ेंगे, इन दोनों में से एक में, ठीक ना। अब हम लोग क्लोनिंग स्थल में आगे बढ़ते हैं। यदि PBr322 में TETR जीन के प्रतिबंधन स्थल पर कोई विजातीय डीएनए जोड़ा जाता है, कहने का मतलब है ये हमारा PBr322 नामक प्लाज्मिड है और इसके पास जीन कौन सा है, TETR नामक जीन है। तो इसके प्रतिबंधन स्थल BAMH1 पे अगर हम लोग कोई क्या करते हैं, विजातीय डीएनए को जोड़ते हैं, सपोज ये हमारा क्या है, एक विजातीय डीएनए है, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम से काटते हैं और काटने के बाद इस डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक ना। वाहक के साथ क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पे विजातीय डीएनए जोड़ते हैं तो जो टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोध होता है यहाँ पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि अब इसको हम लोग अगर टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे तो ये किसी भी प्रकार का क्या कहते हैं, वर्धन प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक ना। यानी कि किसी प्रकार का ग्रो नहीं दिखाएगा, यानी कि किसी प्रकार का ग्रोथ इसमें नहीं दिखाएगा। ऐसे पुनर्योगज प्लाज्मिड युक्त रूपांतरजों को एम्पीसिलिन युक्त माध्यम पर स्थानांतरित करने पर वर्धन प्रदर्शित करते हैं। और ऐसे जो पुनर्योगज प्लाज्मिड होते हैं, यानी कि ये हमारा क्या पुनर्योगज प्लाज्मिड है। पुनर्योगज कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोगों ने विजातीय डीएनए खंड को जोड़ दिया है, ठीक ना। तो अब ये क्या कहलाने लगेगा, पुनर्योगज डीएनए कहलाने लगेगा या फिर पुनर्योगज प्लाज्मिड कहलाने लगेगा, ठीक ना। अब इसको अगर हम लोग क्या कहते हैं, एम्पीसिलिन युक्त माध्यम में डाल देते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन डालते हैं तो इस माध्यम पे स्थानांतरित करने पे ये क्या करेगा, वर्धन। वर्धन मतलब क्या होता है यहाँ पे, ग्रो, ठीक ना। वर्धन कहने का मतलब है यहाँ पे ग्रो से है, ठीक ना। ग्रो कहने का मतलब बढ़ने से रिलेटेड है, ठीक ना। यानी कि जब ग्रो करेगा तो अपनी संख्या को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक ना। अब इस वाहक को अगर हम लोग एम्पीसिलिन माध्यम में अगर भेजेंगे तो ये इस पर क्या करेगा, वर्धन प्रदर्शित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास अभी भी क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन मौजूद है, ठीक ना। लेकिन पहले केस में क्या होता था, यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने विजातीय डीएनए खंड को जोड़ा तो ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था ये भी कट के क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक ना। और हटने के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये जो टेट्रासाइक्लिन माध्यम है इस पर ये वर्धन प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन ये जो एम्पीसिलिन माध्यम है, ठीक ना, अगर हम इसको एम्पीसिलिन नामक प्रतिजैविक में डालते हैं तो इसमें वर्धन प्रदर्शित करेगा, ठीक ना। लेकिन टेट्रासाइक्लिन में ये किसी भी प्रकार का वर्धन प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। क्यों समाप्त हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे विजातीय डीएनए खंड को जोड़ दिया था।
ये रूपांतरज टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वृद्धि नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये टेट्रासाइक्लिन माध्यम पर वृद्धि नहीं करते हैं, क्योंकि जो इसका टेट्रासाइक्लिन जो जीन था वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो ये इस पर वर्धन प्रदर्शित नहीं करेगा। क्योंकि विजातीय डीएनए के निवेशन से इनका टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन निष्क्रिय हो जाता है। क्योंकि जो विजातीय डीएनए का खंड होता है, ठीक ना, ये हमारा क्या है, विजातीय डीएनए खंड है। जब इसको हम लोग इसमें निवेशन करते हैं या फिर इसमें डालते थे, ठीक ना, तो डालने से यहाँ पे क्या होता है, जो टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधी जीन होता है, यहाँ पे जो TETR जीन है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, TETR जीन है, ठीक ना। तो जो ये जीन होता है वो भी क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। क्योंकि अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या डाल दिया है, विजातीय डीएनए खंड को डाल दिया है, तो इसके कारण ये जो टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन था वो क्या हो जाता है, इससे निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि अब ये किसी काम का नहीं रह जाता। इसीलिए जब इसको हम लोग टेट्रासाइक्लिन में डालते हैं तो ये किसी भी प्रकार का वर्धन प्रदर्शित नहीं करता है। अब हम लोग क्लोनिंग स्थल में आगे बढ़ते हैं। प्रतिजैविक के निष्क्रिय होने पर पुनर्योगजों का चयन मुश्किल हो जाता है। जो प्रतिजैविक का निष्क्रिय होने पर जो पुनर्योगज होता है उसका चयन थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब पहले इसको हम लोग इसमें डालते हैं, फिर इसमें डालते हैं, ठीक ना, तो जो ये प्रक्रिया है थोड़ी सी बहुत जटिल होती है, ठीक ना। तो यही बात यहाँ पे कही गई है, प्रतिजैविकों के निष्क्रिय होने पर पुनर्योगजों का चयन मुश्किल हो जाता है। अतः वैकल्पिक वर्णयोग चिन्हकों का विकास हुआ। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वैकल्पिक वर्णयोग चिन्हकों का विकास किया। यानी कि पहले वर्णयोग चिन्हक के यहाँ पे क्या थे, एम्पिसिन रेजिस्टेंस जीन थे और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन थे, ठीक ना। अब इनको हटा के हम लोगों ने और अन्य वैकल्पिक यानी कि और उसके अलग विकल्प ढूंढे या फिर अलग ऑप्शन ढूंढे जो क्या कहते थे, वर्णयोग चिन्हकों की तरह ही कार्य करते थे। ये चिन्हक क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में रंग उत्पन्न करने में सक्षम थे। और जो ये चिन्हक होते थे ये क्या करते थे, क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में क्या करते थे, ये रंग उत्पन्न करने में सक्षम होते थे, यानी कि ये रंग उत्पन्न करते थे, ठीक ना। यदि बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन युक्त प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में होती है तो क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति से नीले रंग की कॉलोनी बनाती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड है, ठीक ना, और इसके पास एक जीन है जिसका नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन, ठीक ना। ये हमारा क्या है, गोला सा प्लाज्मिड वाहक है, ठीक ना, ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड वाहक है, ठीक ना। और इसके पास एक जीन है, यहाँ पे सपोज हम एक जीन मान लेते हैं जिसका नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन, बीटा गैल जीन, ठीक ना, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। तो अगर ये जीन यहाँ पे उपस्थित है तो ये कैसा पदार्थ है, क्रोमोजेनिक पदार्थ है। तो क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में ये क्या करता है, नीले रंग की कॉलोनी बनाता है। कहने का मतलब है अगर इसको हम लोग एक प्लेट में अगर ऐसे फैला दें, ठीक ना, तो ये नीले कलर की ऐसे कॉलोनी के रूप में ऐसे छोटा छोटा हम लोगों को दिखेगा, ठीक ना। तो ये क्या करता है, नीले रंग की कॉलोनी बनाता है। पुनरावर्तनीय प्लाज्मिड में निष्क्रिय निष्क्रियता के कारण बीटा गैलेक्टोसाइडेस निष्क्रिय होता है तथा जीवाणु कॉलोनी में कोई रंग उत्पन्न नहीं होता। कहने का मतलब ये है अगर हम लोग यहाँ पे कोई विजातीय डीएनए खंड को ला के यहाँ पे जोड़ देते हैं, सपोज ये हमारा क्या है, कोई विजातीय डीएनए खंड है, ठीक ना। अब विजातीय डीएनए खंड को हम लोग यहाँ पे ला के ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक ना। जोड़ने के लिए पहले इस हिस्से को हम लोगों को काटना पड़ेगा और काटने से जो यहाँ पे ये जीन है ये भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। जब विजातीय डीएनए को हम लोग इस प्लाज्मिड में जोड़ देंगे तो ये प्लाज्मिड क्या कहलाएगा, पुनरावर्तनीय प्लाज्मिड कहलाएगा, यानी कि पुनर्योगज डीएनए ये कहलाने लगेगा, ठीक ना। और जिसके कारण जो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन है ये क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। यही बात यहाँ पे लिखी है, निष्क्रिय निष्क्रियता के कारण बीटा गैलेक्टोसाइडेस निष्क्रिय होता है, ठीक ना। यानी कि हम लोगों ने विजातीय डीएनए खंड को यहाँ पे जोड़ दिया है तो जो बीटा गैलेक्टोसाइड जीन है ये यहाँ पे अब नहीं रह जाता है, ठीक ना। जिसके कारण क्या होता है, जीवाणु में किसी भी रंग की कॉलोनी उत्पन्न नहीं होती। यानी कि अगर हम इसको हम लोग अगर प्लेट में फैलाते हैं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी रंग का कॉलोनी नहीं उत्पन्न होती है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग फैलाते हैं, ठीक ना, इसको अगर एक प्लेट में फैलाते हैं तो इसमें नीले रंग की कॉलोनी उत्पन्न होती है और क्या कहते हैं, जब इसको हम दूसरी प्लेट में फैलाते हैं यहाँ पे कोई भी रंग उत्पन्न नहीं होता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, पुनर्योगज डीएनए को क्या करते हैं, चयन करते हैं, ठीक ना। तो इसलिए हम लोगों ने वैकल्पिक वर्णयोगक चिन्हकों का विकास किया ताकि हम लोग पुनर्योगज और जो नॉर्मल वाहक है उनके बीच हम लोग आराम से चयन कर सकें। इन्हें पुनर्योगज कॉलोनी के रूप में पहचाना जा सकता है और इन्हें हम लोग क्या करते हैं, पुनर्योगज कॉलोनी के रूप में पहचानते हैं। यानी कि ये किसी भी प्रकार का रंग उत्पन्न नहीं करते हैं तो इसको हम लोग पुनर्योगज कॉलोनी के रूप में पहचानते हैं। पुनर्योगज कॉलोनी का कहने का मतलब है जब हम विजातीय डीएनए खंड को वाहक के साथ जोड़ देते हैं तो उस डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे पुनर्योगज कॉलोनी के रूप में पहचानते हैं, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे जीन क्लोनिंग हेतु वाहक के बारे में, वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग। जीन स्थानांतरण की क्रिया प्रकृति में आदिकाल से चली आ रही है। जो जीन स्थानांतरण की प्रक्रिया है
ये क्या कहते हैं, प्रकृति में आदिकाल यानी कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है या फिर देखी जा रही है। हमने इस क्रिया को जीवाणुओं एवं विषाणुओं से ही सीखा है, और हम लोगों ने जो ये क्रियाएं हैं ये किससे सीखा है, जीवाणुओं एवं विषाणुओं से ही सीखा हुआ है। इन जीवाणुओं एवं विषाणुओं द्वारा यूकैरियोटिक कोशिका में जीन स्थानांतरण किया जाता है, और इन जीवाणुओं और विषाणुओं द्वारा ही क्या करते हैं हम लोग, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका कहने का मतलब है प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम लोग क्या करते हैं, इसका स्थानांतरण करते हैं, जिससे परपोषी कोशिकाएं जीवाणुओं व विषाणुओं के अनुरूप कार्य करने लगती है, और जिसके कारण कि जो परपोषी कोशिकाएं होती हैं, ठीक ना, वो क्या करती हैं, जीवाणुओं और विषाणुओं के अनुरूप क्या करने लगती हैं, कार्य करने लगती हैं, यानी कि जीवाणुओं और विषाणुओं के हिसाब से क्या करने लगती हैं, कार्य करने लगती हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस जीवाणु कई द्विबीजपत्री पादपों में रोग उत्पन्न करता है। तो जो ये जीवाणु है जिसका नाम क्या है हमारा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस, ठीक ना, ये क्या करता था, जो कई द्विबीजपत्री पौधे होते थे उनमें क्या करता था, ये रोग उत्पन्न करता था। यह जीवाणु डीएनए के एक खंड को सामान्य पादप कोशिका में स्थानांतरित करके उन्हें आबुर्द को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देता था। तो ये जो जीवाणु था ये क्या करता था, डीएनए को एक खंड को क्या कर देता था, सामान्य यानी कि जो नॉर्मल पौधा था उसकी कोशिका में क्या कर देता था, स्थानांतरित कर देता था, यानी कि अपने डीएनए के एक खंड को क्या कर देता था, पौधे के अंदर भेज देता था, और भेजने के बाद वो क्या करता था, उन्हें आबुर्द कोशिकाओं में क्या कर देता था, रूपांतरित कर देता, यानी कि ट्यूमर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक ना, ये ट्यूमर कुछ इस तरीके से मोटा सा इसमें दिखता है, ठीक ना, यानी कि नॉर्मल पौधा कुछ ऐसे होता है, अगर इसकी स्टेम ऐसे होती, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, ट्यूमर आ गया था। तो ये ट्यूमर कुछ इस प्रकार से हम लोगों को पौधों में देखने को मिलता है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अर्बुद कहते हैं। ये अर्बुद कोशिकाएं एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु के लिए आवश्यक रसायनों का निर्माण करती हैं, और जो ये अर्बुद कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, एग्रोबैक्टीरियम जो जीवाणु होता उसके लिए आवश्यक रसायनों का निर्माण करती है, ठीक ना। तो जो ये आप ट्यूमर लाइक सेल्स देख रहे हैं ये क्या कहते हैं, बैक्टीरिया के लिए क्या कहते हैं, आवश्यक रसायनों का निर्माण करती है, ना कि पौधे के लिए, ठीक ना, यानी कि पौधों को नुकसान पहुँचाती है। जीन क्लोनिंग हेतु वाहक में हम लोग आगे पढ़ते हैं। पश्च विषाणु, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस, सामान्य जंतु कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देते हैं। जो ये हमारे पश्च विषाणु नामक वायरस होता है ये क्या करता है, जो जंतु की कोशिका होती है, फिर जो हमारा एनिमल सेल होता है उसे कैंसर कोशिकाओं में क्या कर देता है, बदल देता है या फिर रूपांतरित कर देता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रोगजन को जीवाणु एवं विषाणु द्वारा जीन स्थानांतरण की कला एवं तकनीक का उपयोग मानव ने आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत किया। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जैसे कि जो प्लांट सेल होता है या फिर जो हमारा एनिमल सेल होता है, उसमें जो रोगजनक होते हैं जो कि जीवाणु और विषाणु है, ये क्या करते हैं, अपने जीन को क्या करते हैं, उसके अंदर भेज देते हैं या फिर स्थानांतरित कर देते हैं। तो इसी तकनीक का उपयोग मानवों ने क्या किया था, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत अपने उपयोग के लिए किया था। इन रोगजनकों का उपयोग वांछित जीन स्थानांतरण के लिए वाहक के रूप में किया जाता है। तो जो ये हमारे रोगजनक है इनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा वांछित जीन होता है इसके स्थानांतरण के लिए इसको हम लोग किसके उपयोग में लेते हैं, वाहक के रूप में उपयोग में लेते हैं, ठीक ना। जो ये हमारा पश्च विषाणु है और जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस था इसको हम लोग किसके रूप में अभी उपयोग करते हैं, वाहक के रूप में उपयोग करते हैं, ताकि जो हमारा जो वांछित जीन हो उसको हम परपोषी कोशिका तक स्थानांतरित कर सकें। जो आप ये चित्र देख रहे हैं ये चित्र किसका है, पश्च विषाणु का चित्र है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस की टीआई का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को क्लोनिंग वाहक के रूप में रूपांतरित किया गया। तो जो ये हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस था, ठीक ना, ये पहले क्या करता था, रोग फैलाता था, अब इसको हम लोग किसके रूप में रूपांतरित कर लिए हैं, क्लोनिंग वाहक के रूप में रूपांतरित कर लिए हैं, ठीक ना। अब यह रूपांतरित प्लाज्मिड पादपों में रोग उत्पन्न नहीं करता, बल्कि वांछित जीनों को विभिन्न पादपों में स्थानांतरित करने के लिए वाहक के रूप में काम में लाई जाती है। अब जो ये हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस है, ठीक ना, इसको जब हम लोग रूपांतरित कर लिए, रूपांतरित करने पे ये क्या होता है, ये पादपों में अब रोग उत्पन्न नहीं करता है, ठीक ना, बल्कि जो वांछित जीन होते हैं, ठीक ना, विभिन्न पादपों में ये क्या करता है, स्थानांतरित करने के लिए किसके रूप में कार्य करता है, वाहक के रूप में कार्य करता है। यानी कि अब हम इसमें क्या करते हैं, वांछित जीन जोड़कर अगर पौधों में हमको ट्रांसफ़र करना हो तो हम लोग क्या लेते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस नामक क्लोनिंग वाहक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये हमारा जो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस है, ठीक ना, और इसका क्या है, एक प्लाज्मिड है, ठीक ना, ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड में हम लोगों ने क्या किया, वांछित जीन जोड़ा और जोड़ने के बाद क्या किया, पौधे की कोशिका में अब क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये पौधों को रोग नहीं पहुंचाता है, अब ये पौधों के लिए क्या करता है, वाहक के रूप में कार्य करता है।
इसी प्रकार पश विषाणु को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस को निरशस्त्रीकृत या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं आम बोलचाल भाषा में अहानिकारक बनाकर वाहक के रूप में काम में लाया जाता है। जो हमारा पश विषाणु था पहले ये क्या करता था, जंतु कोशिका में कैंसर फैलाता था, लेकिन अब इससे हम लोग क्या किए, अहानिकारक बनाकर किसके रूप में उपयोग करने लगे, वाहक के रूप में उपयोग करने लगे। इनके द्वारा वांछित जीन को जंतु कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है और इनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो वांछित जीन होता है अगर हमको जंतु की कोशिका में भेजना हो तब हम लोग क्या करते हैं, इस वाहक का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी जीन या डीएनए खंड को उपयुक्त वाहक के साथ जोड़कर किसी जीवाणु पादप या जंतु कोशिका में स्थानांतरित करके गुणन कराया जा सकता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी जीन हो या फिर डीएनए का खंड हो, ठीक ना, हम लोग उपयुक्त वाहक कहने का मतलब है जो हमारा रेट्रोवायरस है, ठीक ना, और जो हमारा दूसरा क्या था, हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबनिफ्रेसियंस। अब हम लोग इन दोनों को किसके रूप में उपयोग करने लगे, वाहक के रूप में उपयोग करने लगे। अब हम क्या कर सकते हैं, जो डीएनए का खंड है उसके साथ जोड़कर हम किसी भी जीवाणु पादप या फिर किसी भी जंतु कोशिका में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर उसका क्या कर सकते हैं, गुणन करवा सकते हैं। पांचवा है हमारा परपोषी जीव। पुनर्योगज डीएनए को जीवाणु कोशिका, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषी में प्रवेश करने से पहले जीवाणु कोशिका को पुनर्योगज डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाया जाता है। ये हमारा क्या है, पुनर्योगज डीएनए है और ये हमारा क्या है, परपोषी कोशिका है। अब इसको इसके अंदर भेजने के लिए हम लोगों को जो परपोषी कोशिका है इसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसके लिए सक्षम बनाना पड़ता है ताकि ये इसके अंदर क्या कर सके, प्रवेश कर सके। अब इसको करने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए जीवाणु कोशिका को द्विसंयोजन धनायन जैसे कैल्शियम की विशिष्ट सांद्रता से संसाधित किया जाता है। इसका मतलब ये है, जो जीवाणु की कोशिका है यानी कि जो हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया की कोशिका है, इसको हम लोग क्या करते हैं, द्विसंयोजन धनायन कहने का मतलब है जो कैल्शियम होता है इसमें पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, ठीक ना, इसीलिए यहाँ पे लिखा है द्विसंयोजन धनायन, ठीक ना, कि विशिष्ट सांद्रता से क्या करते हैं, संसाधित करते हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम में डुबोते हैं, ठीक ना, एक विशिष्ट सांद्रता पे क्या करते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे संसाधित करते हैं। इससे पुनर्योगज डीएनए को जीवाणु कोशिका में प्रवेश करने में सहायता मिलती है और जिसके कारण जो ये हमारा पुनर्योगज डीएनए है ये क्या करता है, जीवाणु कोशिका में प्रवेश करने में इससे क्या मिलती है, सहायता मिलती है, यानी कि जो ये पुनर्योगज डीएनए है इसको इसके अंदर प्रवेश करने में सहायता मिलती है, ठीक ना। जीवाणु कोशिका को बर्फ पर रखकर इसमें पुनर्योगज डीएनए को बलपूर्वक प्रवेश कराते हैं और जीवाणु कोशिका को क्या करते हैं, हम लोग बर्फ पे रखते हैं, यानी कि जो ये कोशिका है इसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, बर्फ पे रखते हैं, ठीक ना। पुनर्योगज डीएनए ये हमारा क्या, पुनर्योगज डीएनए इसको हम लोग क्या करते हैं, बलपूर्वक इसके अंदर क्या कराते हैं, प्रवेश कराते हैं, ठीक ना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ देर के लिए 42 डिग्री सेल्सियस पर ले जाके रख देते हैं। उसके बाद फिर वापस से इसको हम लोग क्या करते हैं, बर्फ पे रखते हैं, तब जाके ये जो पुनर्योगज डीएनए इसके अंदर प्रवेश करता है, ठीक ना। परपोषी कोशिका में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने की कई अन्य विधियां भी हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। सूक्ष्म इंजेक्शन, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। इसके द्वारा पुनर्योगज डीएनए को सीधे ही जंतु कोशिका के केंद्रक में प्रवेश करा दिया जाता है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एक इंजेक्शन लेते हैं और इंजेक्शन को क्या करते हैं, सीधे ही क्या कहते हैं, जो जंतु की कोशिका होती है उसके केंद्रक में डायरेक्टली क्या कर देते हैं, प्रवेश करा देते हैं। दूसरा हमारा क्या है, जीन गन या फिर बायोलॉजिस्टिक। इस विधि में डीएनए से आवृत सोने या टंगस्टन के सूक्ष्म कणों को पादप कोशिका में उच्च वेग के साथ प्रवेश कराया जाता है। जो आप ये चित्र देख रहे हैं ये किसका चित्र है, जीन गन का चित्र है। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को पहले सोने या टंगस्टन से क्या करते हैं, ढक देते हैं, ठीक ना, या फिर आवृत कर देते हैं। उसके बाद जो ये सूक्ष्म कण होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, पादप कोशिका में उच्च वेग के साथ क्या करते हैं, प्रवेश कराते हैं, जैसा कि आप चित्र में देखेंगे, ठीक। यहाँ पे ये क्या है, हमारी एक बुलेट है। बुलेट में हम लोग क्या है, जो डीएनए है ये आवृत है सोने या फिर टंगस्टन से। जो आप ये छोटे छोटे देख रहे हैं, ठीक ना, ये किससे आवृत है, सोने या फिर टंगस्टन से आवृत है, ठीक ना। अब इसके बाद उसके बाद क्या कहते हैं, जो ये गन पाउडर है, ठीक ना, जब ये जलता है ये गोली क्या कहते हैं आगे की तरफ निकलती है तो ये क्या होता है, उच्च वेग में जाती है। उच्च वेग में जाने के बाद ये जो पौधे की कोशिका है इसके अंदर क्या हो जाती है, प्रवेश कर जाती है, ठीक ना। अगर हम लोग अहानिकारक रोगजनक वाहक ले लें, जैसे कि हम लोग रेट्रोवायरस और क्या कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबनिफ्रेसियंस के बारे में पढ़ा है, ठीक ना, वो क्या थे, निरशस्त्रीकृत रोगजनक वाहक थे, ठीक ना। अब इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वांछित डीएनए खंड है इसको हम लोग किस में स्थानांतरित कर सकते हैं, परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये रोगग्रस्त नहीं होते हैं, क्योंकि अब इन्हें हम लोगों ने क्या कर दिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा क्या कर दिया, रूपांतरित कर दिया है, ठीक ना। अब ये क्या कहते हैं, परपोषी कोशिका को रोगग्रस्त नहीं करते, बल्कि जो वांछित डीएनए खंड होता है उसे परपोषी में स्थानांतरित करने में सहायक होते हैं, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे पुनर्योगज डीएनए तकनीक की प्रक्रिया के बारे में।
पहला स्टेप है हमारा डीएनए का विलयन या पृथक्करण। दूसरा स्टेप है डीएनए खंडन या डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटना। तीसरा हमारा है पुनर्संयोजक डीएनए का निर्माण। चौथा है हमारा पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका या जीव में स्थानांतरण या जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं निवेशन। और पांचवा स्टेप है हमारा परपोषी कोशिका का माध्यम में व्यापक पैमाने पर संवर्धन, ठीक ना। यानी कि परपोषी कोशिकाओं में हम लोग इसे क्या करेंगे, व्यापक पैमाने यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर इसका हम लोग क्या करते हैं, संवर्धन करते हैं, यानी फिर इसे हम लोग बनाते हैं, ठीक ना। या बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना। पहला स्टेप है हमारा डीएनए का विलयन या फिर पृथक्करण, यानी कि डीएनए को हम लोग कैसे अलग करते हैं कोशिका से। वांछित जीन या डीएनए वाली कोशिकाओं का चयन करके उनका लयन किया जाता है। जो वांछित जीन या फिर डीएनए वाली कोशिका होती है, पहले उनका हम लोग क्या करते हैं, चयन, और चयन करने के बाद उनका क्या कर देते हैं, लयन। लयन कहने का मतलब है उसमें पोर कर देते हैं या फिर छेद कर देते हैं, जिससे उनका डीएनए या फिर जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, बाहर निकल आता है। इसके लिए वांछित डीएनए युक्त कोशिकाओं को लाइसोजाइम, सेलुलोज, काइटिनेज एंजाइम से संसाधित किया जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो वांछित डीएनए युक्त कोशिका है, अगर कोशिका जीवाणु की हो तो हम लोग कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, लाइसोजाइम यूज़ करेंगे। अगर कोशिका पादप की हुई तो हम लोग कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, सेलुलोज एंजाइम यूज़ करेंगे। अगर कोशिका कवक की हुई तो हम लोग कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, काइटिनेज एंजाइम यूज़ करेंगे वांछित डीएनए को प्राप्त करने के लिए, ठीक ना। तो इस एंजाइम से हम लोग क्या करते हैं, इसे संसाधित करते हैं। डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन व आरएनए से अलग करने के लिए प्रोटीएज व राइबोन्यूक्लियस से उपचारित किया जाता है। और डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, जब निकाल लेते हैं तो इसको हिस्टोन प्रोटीन व आरएनए से अलग करने के लिए किससे उपचारित करते हैं, प्रोटीएज और राइबोन्यूक्लियस से उपचारित करते हैं। क्योंकि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो प्रोटीएज पचा देता है और जो आरएनए है उसे राइबोन्यूक्लियस क्या कर देता है, पचा देता है, ठीक ना। तब हमको वहाँ पर क्या मिलता है, डीएनए ही सिर्फ मिलता है। शोधित डीएनए को अवक्षेपित करने के लिए ध्रुव शीतत एथेनॉल में मिलाया जाता है। यानी कि जो डीएनए हम लोगों को प्राप्त होता है उसको अवक्षेपित करने के लिए, अवक्षेपित कहने का मतलब है अगर ये हमारी एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक ना, टेस्ट ट्यूब में क्या कहते हैं हम लोग, एथेनॉल, और जो ये हमारा जो डीएनए है, ठीक ना, इसको हम लोग जब मिला देते हैं तो जो डीएनए है ना वो नीचे जाके क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है या फिर बैठ जाता है, ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपित होना, ठीक ना। दूसरा स्टेप है डीएनए का खंडन या डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटना। प्रतिबंधन एंजाइम को शोधित डीएनए अणुओं के साथ इष्टतम परिस्थितियों में रखा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है यानी कि जो आणविक कैंची होती है, और जो शोधित डीएनए या फिर जो डीएनए अवक्षेपित हुआ था पिछले स्टेप में जो हमें प्राप्त हुआ था, उसको हम लोग किस में रखते हैं, इष्टतम यानी कि अनुकूलतम परिस्थितियों में उसके साथ क्या कर देते हैं, रख देते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम पाचन का नियंत्रण एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा किया जाता है। तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या करता है, उस डीएनए को पचा देता है, ठीक ना, और उसके बाद नियंत्रण करके हम लोग इसको कहाँ पे रख देते हैं, एगारोस जेल पे रख देते हैं, ताकि हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया कर सकें। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, हम लोग एक पावर सप्लाई लेते हैं, एक तरफ हम लोग पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, एक तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, निगेटिव से जोड़ देते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या भर देते हैं, एगारोस जेल भर देते हैं। ऋणावेशित डीएनए अणु धनावेशित इलेक्ट्रोड, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड की ओर गतिमान होते हैं, ठीक ना। तो जो ऋणावेशित यानी कि जो डीएनए होता है हमारा कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक ना। तो वो किस तरफ आकर्षित होगा, एनोड की तरफ। ये हमारा क्या है, एनोड है, तो ये पॉजिटिव की तरफ क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। तो ये अपने आकार के अनुसार बड़े से छोटे में क्या हो जाएगा, अरेंज होगा। यानी कि जो बड़ी पट्टियाँ रहेंगी वो पीछे रहेंगी और जो छोटी पट्टियाँ रहेंगी वो आगे रहेंगी। उपयुक्त प्रक्रिया वाहक डीएनए के साथ भी संपन्न की जाती है। और जो ये प्रक्रिया इलेक्ट्रोफोरेसिस की, इसको हम लोग क्या करते हैं, वाहक डीएनए के साथ भी क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। यानी कि वाहक डीएनए के साथ भी क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक ना। अगर वांछित डीएनए को भी हम लोगों को आकार के हिसाब से अगर अरेंज करना है तो अब हम लोग इस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। और जो वाहक डीएनए अगर उसको भी क्या कहते हैं, साइज के अकॉर्डिंग या फिर आकार के अनुसार हम लोगों को अरेंज करना है, तब भी हम लोग इस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। स्रोत डीएनए व वाहक डीएनए को एक ही विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटा जाता है। जो हमारा स्रोत डीएनए कहने का मतलब है जो हमारा वांछित डीएनए है या फिर जो हमारा विजातीय डीएनए खंड है उसको, और जो हमारा ये वाहक डीएनए है, ठीक ना, यानी कि जो क्या कहते हैं, इस वांछित डीएनए को परपोषी कोशिका में ले जाता है। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एक ही विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटते हैं। यानी कि हम लोग एक ही आणविक कैंची से दोनों को क्या करते हैं, काटते हैं। तीसरा स्टेप है हमारा पुनर्संयोजक डीएनए का निर्माण। पुनर्संयोजक डीएनए कहने का मतलब है पुनर्योगज डीएनए का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं। स्रोत डीएनए से कटे हुए वांछित डीएनए खंड को लाइगेज एंजाइम की सहायता से वाहक के साथ जोड़ दिया जाता है। स्रोत डीएनए कहने का मतलब है जहां से हम लोग वांछित डीएनए खंड को प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, लाइगेज एंजाइम की सहायता से जो हमारा वाहक होता है, यानी कि जो हमारा प्लाज्मिड होता है या फिर जो हमारा वेक्टर होता है, उसके साथ हम लोग क्या कर देते हैं, इसे जोड़ देते हैं।
वाहक एवं वांछित डीएनए खंड के जुड़ने से पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है। ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड डीएनए, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, वाहक, और ये हमारा क्या है, वांछित जीन है या फिर वांछित डीएनए है, ठीक ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ जोड़ देते हैं, तो किसका निर्माण होता है, हमारा पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं पीसीआर। पीसीआर का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम व उपक्रमों के दो समुच्चय द्वारा वांछित जीन की अनेक प्रतिकृतियां बनाई जा सकती हैं। हम लोगों को अगर वांछित डीएनए की या फिर जीन की अनेक प्रतिकृतियां बनानी है, यानी कि उसके जैसे और ढेर सारे डीएनए को बनाना है, हम लोगों को दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला हमारा है टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और दूसरा हमारा क्या है, उपक्रमों के दो समुच्चय, ठीक ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में, ये हमारा क्या है, डीएनए है, और ये हमारा क्या है, द्विरज्जुकी डीएनए है। पहले हम इसका क्या करेंगे, निष्क्रियकरण करेंगे। निष्क्रियकरण करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम ताप देंगे, यानी कि इसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे। हीट करने के बाद जो ये डीएनए है ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, और खुलने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो उपक्रम जोड़ेंगे, ठीक ना। क्या जोड़ेंगे, दो समुच्चय या फिर दो उपक्रमों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, जैसा कि आप चित्र में यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद जो हमारा टेक पॉलीमरेज एंजाइम है, यहाँ से क्या करने लगता है, ये आगे की ओर बढ़ता है, और आगे क्या करने लगता है, यहाँ पे ढेर सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइडों को क्या करने लगता है, ऐसे जोड़ने लगता है, ठीक ना, दोनों रज्जुकों पे। और इसके द्वारा हम लोगों को यहाँ पे दो डीएनए की प्रतिकृतियाँ मिल जाती हैं, यानी कि एक डीएनए से यहाँ पे हम लोगों को दो डीएनए मिल जाता है, ठीक ना। और ये क्यों मिलता है, यहाँ पे जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है इस डीएनए पे क्या कहते हैं, नए डीएनए का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। अगर ये चक्र 30 बार चलता है तो हमको डीएनए की 1 अरब प्रतियाँ देखने को मिल सकती हैं ऐसे, ठीक ना। 30 चक्र चलने के बाद हम लोगों को डीएनए की 1 अरब प्रतियाँ मिलती हैं। यह पॉलीमरेज एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में लेकर एवं न्यूक्लियोटाइडों का उपयोग करके उपक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। तो जो ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करता है, जो ये हमारा जीनोमिक डीएनए है इसको किसके रूप में यूज़ करता है, टेम्पलेट के रूप में। जैसे कि ये हमारा डीएनए कौन सा है, ये टेम्पलेट डीएनए, जो ऊपर साइड आपको ये डीएनए दिख रहा है, इसको किसके रूप में लेता है, ये टेम्पलेट के रूप में काम में लेता है। न्यूक्लियोटाइडों का उपयोग करके ये क्या करता है, इन्हीं उपक्रमों में आगे की ओर बढ़ता है। जैसे कि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इसी उपक्रम के आगे की ओर ऐसे बढ़ता है और क्या कहते हैं, एक नए डीएनए का निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे कार्य करता है, उसके बाद इस तरीके से ये क्या करता है, नए डीएनए का निर्माण करता जाता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराकर लगभग 1 अरब डीएनए प्रतिरूप बनाए जा सकते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग बार बार दोहराकर डीएनए की 1 अरब प्रतियाँ बना सकते हैं, यानी कि 1 अरब डीएनए का निर्माण कर सकते हैं। चौथा है हमारा पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका या जीव में स्थानांतरण, यानी कि जो हमारा पुनर्योगज डीएनए है उसको हम लोग परपोषी कोशिका में कैसे स्थानांतरित करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब ग्राही कोशिका पुनर्योगज डीएनए को ग्रहण करने में सक्षम हो जाती है, यानी कि जो ग्राही कोशिका होती है, यानी कि जो परपोषी कोशिका होती है, जब क्या कहते हैं पुनर्योगज डीएनए को ग्रहण करने में सक्षम हो जाती है, तब क्या कहते हैं, तो किसी भी उपयुक्त विधि द्वारा ग्राही या परपोषी कोशिका में डीएनए प्रवेश कराया जाता है। तब हम लोग क्या करते हैं, कोई उपयुक्त विधि द्वारा क्या करते हैं, जो ग्राही या फिर परपोषी कोशिका है उसमें हम लोग क्या करते हैं, डीएनए का प्रवेश कराते हैं। यदि एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन युक्त पुनर्योगज डीएनए को ई कोलाई जीवाणु कोशिका में प्रवेश करवा दिया जाता है तो ये कोशिकाएं भी एम्पिसिलिन प्रतिरोधी हो जाती हैं। यदि एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन युक्त पुनर्योगज डीएनए को ई कोलाई जीवाणु कोशिका में प्रवेश करवा दिया जाता है तो ये कोशिकाएं भी एम्पिसिलिन प्रतिरोधी हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है, जो हमारा पुनर्योगज डीएनए था उसके पास कौन सा जीन है, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन है, ठीक ना। अगर हम लोग इसे ई कोलाई जीवाणु कोशिका, यानी कि जो ये हमारी परपोषी कोशिका है वो कौन सी है, ई कोलाई जीवाणु की कोशिका, हम लोग इसके अंदर अगर प्रवेश कराते हैं तो कराने के बाद जो ये कोशिकाएं होती हैं जब ये विभाजन करती हैं, यानी कि जब इसकी ढेर सारी प्रतियां बनती है इस पुनर्योगज डीएनए की, तो वो भी क्या होती हैं, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी हो जाती है, यानी कि वो एम्पिसिलिन के प्रति क्या व्यक्त करती हैं, प्रतिरोध व्यक्त करती हैं। इन कोशिकाओं को एम्पिसिलिन युक्त एगार प्लेट पर फैलाया जाता है तो रूपांतरित कोशिकाएं वृद्धि करती हैं तथा अरूपांतरित कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। अगर हम इन कोशिकाओं को एम्पिसिलिन युक्त एगार प्लेट पर फैलाएं तो जो रूपांतरित कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वृद्धि करती हैं। रूपांतरित कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जब हम लोग वाहक में वांछित डीएनए जोड़ देते हैं तो ऐसी कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, रूपांतरित कोशिका कहते हैं, ठीक ना। तो जो ऐसी कोशिकाएं होती हैं ये एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पे क्या करती हैं, वृद्धि करती है, और जो अरूपांतरित कोशिकाएं होती हैं उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी कि जो कोशिकाएं रूपांतरित नहीं होती हैं उन कोशिकाओं को क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो रूपांतरित कोशिकाएं रहती हैं उनका हम लोग चयन कर सकते हैं। यहाँ एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन को वर्ण योग चिन्हक कहते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण योग चिन्हक कहते हैं। वर्ण योग चिन्हक क्या करने में काम आता है, रूपांतरित कोशिकाएं और जो अरूपांतरित कोशिकाएं हैं उनमें अंतर करने के लिए ये वर्ण योग चिन्हक के रूप में यूज़ किया जाता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं परपोषी कोशिकाओं के माध्यम में व्यापक पैमाने पर संवर्धन, यानी कि जो हमारी परपोषी कोशिका है उसका जो माध्यम होता है उसको हम लोग व्यापक पैमाने या फिर बड़े पैमाने पर कैसे उसे संवर्धित करें या फिर बनाएं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पुनर्योगज डीएनए में उपस्थित बाहरी जीन उपयुक्त परिस्थितियों में उत्पाद निर्माण के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो जो हमारा पुनर्योगज डीएनए होता है और उसमें जो बाहरी जीन होता है, जब उसको उपयुक्त परिस्थितियां मिलती हैं तो ये एक प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है, अपने आप को व्यक्त करता है। यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषम जात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो इसे पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अगर हम लोग कोई प्रोटीन कूट लेखन करता है किसी विषम जात परपोषी में, कहने का मतलब है किसी दूसरे के डीएनए में क्या कहते हैं, ये अपने आप को अगर अभिव्यक्त करता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। वांछित जीन युक्त परपोषी कोशिका का छोटे पैमाने पर प्रयोगशाला में संवर्धन किया जा सकता है। जो वांछित जीन युक्त परपोषी कोशिका है उसको हम लोग छोटे पैमाने पर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोगशाला में बना सकते हैं या फिर उसका संवर्धन कर सकते हैं। इस संवर्धन से विभिन्न तकनीकों द्वारा प्रोटीन का निष्कर्षण व शोधन किया जाता है, और इस संवर्धन से हम लोग क्या करते हैं, जो विभिन्न तकनीकें होती हैं उसके द्वारा हम लोग प्रोटीन का निष्कर्षण करते हैं, यानी कि प्रोटीन को निकालते हैं और उसका क्या करते हैं, शोधन करते हैं। कोशिकाओं के सतत संवर्धन के लिए पुराने पोषक माध्यम को निकालने व ताज़ा पोषक माध्यम डालने को व्यवस्था की जाती है। कहने का मतलब ये है, अगर कोशिकाओं को हम लोगों को निरंतर बनाना है या फिर उसका सतत संवर्धन करना है तो हम लोग क्या करें, उसमें जो पुराने पोषक माध्यम है उसको निकालना चाहिए और उसमें जो ताज़ा पोषक माध्यम है उसको डालने की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि जो कोशिकाएँ वो सतत संवर्धित हो सकें। इससे कोशिकाओं की सक्रियता व संख्या अधिकतम बनी रहती है, और जिसके कारण जो कोशिकाएं होती है वो सक्रिय रहती है और जो इनकी संख्या है ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहती है, तथा वांछित प्रोटीन भी अधिकतम प्राप्त होता है, और जो हमारा वांछित प्रोटीन है वो भी क्या होता है, अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। व्यावसायिक दृष्टि से अधिक उत्पादन के लिए बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है, और व्यावसायिक दृष्टि से अगर हम लोगों को इसका अधिक उत्पादन करना है तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बायोरिएक्टर का उपयोग करते हैं। बायोरिएक्टर द्वारा 100 से 1000 लीटर तक संवर्धन का संशोधन किया जा सकता है। बायोरिएक्टर में हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 से 1000 लीटर तक संवर्धन का संशोधन कर सकते हैं, यानी कि इस चीज़ को हम लोग 100 से 1000 लीटर की मात्रा में हम लोग इसे बना सकते हैं, यानी कि हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, व्यापक पैमाने पर इसका संवर्धन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। बायोरिएक्टर एक बड़े पात्र के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पादप जंतु या मानव कोशिकाओं की सहायता से कच्चे पदार्थ को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों एवं व्यष्टि एंजाइमों आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए इष्टतम को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुकूलतम परिस्थितियाँ, जैसे ताप, पीएच, आधारी पदार्थ, लवण, विटामिन व O2 यहाँ पे होगा ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। तो जो बायोरिएक्टर होता है, जो वांछित उत्पाद हम लोग प्राप्त करते हैं उसके लिए क्या करता है, अनुकूलतम परिस्थितियाँ उपलब्ध कराता है, ताकि जो हमारा उत्पाद हो वो अच्छे से प्राप्त हो सके हमें। विलोडन बायोरिएक्टर सबसे ज़्यादा काम में आने वाला बायोरिएक्टर है। तो जो विलोडन बायोरिएक्टर है वो सबसे ज़्यादा काम में आने वाला क्या है, हमारा बायोरिएक्टर है, जैसा कि आप इस लोग इस चित्र में देख सकते हैं, ठीक ना। ये हमारा कौन सा बायोरिएक्टर है, विलोडन बायोरिएक्टर है। अब हम लोग पढ़ेंगे विलोडित हॉज बायोरिएक्टर के बारे में। यह बेलनाकार एवं घुमावदार आधार वाला होता है। ये कैसा होता है, बेलनाकार होता है और घुमावदार आधार वाला होता है। यहाँ पे एक मोटर लगी होती है, ठीक ना, जो कि क्या करती है, इसे घुमाती है। इसमें अंतर वस्तुओं को मिश्रित करने की व्यवस्था होती है, और इसके अंदर जो भी वस्तुएं रहती है इसमें क्या होती है, उसको मिलाने की व्यवस्था होती है। इसका विलोडक मिश्रण को समरूप बनाता है। जो इसका विलोडक होता है वो क्या करता है, जो इसके अंदर मिश्रण होता है उसको एक समान करता है, तथा O2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को समान रूप से वितरित करता है, और जो ऑक्सीजन होती है उसको समान रूप से क्या करता है, वितरित करता है, यानी कि फैलाता है। O2 कहने का मतलब है ऑक्सीजन। थोड़े थोड़े समय बाद रिएक्टर में बुलबुलों के रूप में हवा प्रवेश करवाई जाती है। इस रिएक्टर में एजिटेटर सिस्टम कहने का मतलब है, जो आप यहाँ से यहाँ तक आप चित्र देख रहे हैं, ये मोटर की सहायता क्या करता है, इसमें घूमता रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एजिटेटर सिस्टम कहते हैं। ये क्या करता है, मिलाने का काम करता है संवर्धन माध्यम को। O2 आपूर्ति प्रणाली, फोम नियंत्रण प्रणाली, पीएच नियंत्रण प्रणाली, जिसे इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ये कोई अलग पॉइंट नहीं है, यहीं से कंटिन्यू होता है, ठीक ना। एवं प्रतिचयन प्रद्वार लगा होता है।
प्रतिचयन प्रद्वार कहने का मतलब है यहाँ पे एक सिस्टम लगा होता है, ठीक ना। जो ये हमारा संवर्धन माध्यम है, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकाल कर समय समय पर क्या करते हैं, चेक करने के लिए इस द्वार से निकालते हैं, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिचयन प्रद्वार कहते हैं, ठीक ना। यानी कि जो सैंपल होता है उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी द्वार से क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक ना, ताकि हम लोग इसकी क्वालिटी को चेक कर सकें, ये सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लास्ट स्टेप हमारा वांछित उत्पाद का निष्कर्षण, यानी कि जब हम लोग वांछित उत्पाद प्राप्त कर लिए हैं उसका हम लोग निष्कर्षण कैसे कर सकते हैं, ठीक ना, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह संसाधन। संवर्धन द्वारा जैव संश्लेषण पूरा होने पर वांछित उत्पादों को अलग किया जाता है। जो संवर्धन हम लोग करते हैं, जब इसका जैव संश्लेषण पूरा हो जाता है तो जो वांछित उत्पाद होते हैं उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं और शुद्ध किया जाता है। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो वांछित उत्पाद होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, और शुद्ध करते हैं। सामूहिक रूप से इसे अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं और सामूहिक रूप से इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। और जो वांछित उत्पाद होता है हमारा, उसको क्या करते हैं, एक परिरक्षक के द्वारा तैयार करते हैं ताकि जो हमारा उत्पाद है वो ज़्यादा दिन तक चल सके, वो खराब ना हो, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पे हम लोग किसका उपयोग करते हैं, परिरक्षक का उपयोग करते हैं। उत्पाद औषधि महत्व का होने पर उसका चिकित्सीय परीक्षण किया जाता है। अगर जो उत्पाद हमने प्राप्त किया, अगर उसका कोई औषधि महत्व है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, चिकित्सीय परीक्षण करते हैं। प्रत्येक उत्पाद के लिए गुणवत्ता नियंत्रण के लिए भिन्न भिन्न परीक्षण किए जाते हैं और जो अलग अलग उत्पाद होते हैं उनकी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अलग अलग परीक्षण किए जाते हैं, ताकि जब ये जो उत्पाद हैं व्यवसाय के लिए जाएं तब इसमें कोई शिकायत ना आ पाए, ठीक ना। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे ना मिस हो सके। अगर आपको इस चैप्टर की नोट्स चाहिए तो आप हमारी ऐप साइंस मेला को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।